very good morning to all my dear students. Good morning, प्लीज बैठे. देखो पहले इनकम टैक्स से स्टार्ट करें, है ना, फिर जीएसटी कर लेते हैं. पहले इनकम टैक्स देख लो. तो सबसे पहले स्लैब रेट आपको पता ही है. मतलब इसमें अमेंडमेंट ऐसा है कि ज़्यादातर तो मैंने क्लास में करवा दिए हैं. जो क्लास में नहीं करवाए हैं वो डिस्कस कर लेंगे, है ना. जो क्लास में करवा दिए हैं मोस्टली तो करवा दिए, एक आध कोई होगा जो नहीं करवाया होगा. तो स्लैब रेट तो आपको पता ही है, ठीक है. उसके बाद कैपिटल गेन वाली कहानी हमने डिस्कस की थी. क्या 23 जुलाई से पहले ओल्ड रेट और 23 जुलाई से नई रेट. तो ये रेट यहाँ दे रखे हैं. फिर एक हमने डिस्कस किया था भी 23 जुलाई के बाद अगर कोई इंडिविजुअल है, एचयूएफ है, लैंड या बिल्डिंग बेचेगा तो उसकी मर्जी है, वो इंडेक्सेशन लगा के 20% लगा ले या वो. इसमें एक चेंज ये है कि जैसे मान लीजिएगा मैंने 10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदी, 17/2002 की डेट ले लो कोई भी, ठीक है. फिर बेची मैंने 23 जुलाई के बाद, मान लो मैंने बेची 10 नवंबर 24 को. तो मेरे पास ऑप्शन है या तो विदाउट इंडेक्स या विद इंडेक्स 20, ठीक है. तो इसमें जैसे मान लो मैंने ऑप्ट किया 20% विद इंडेक्स, ठीक है. तो इसमें जो इनकम आएगी ना, ग्रॉस टोटल इनकम में इनकम यही आएगी विदाउट इंडेक्स वाली. टैक्स ये वाला ले लेंगे, मान लो ये बेनिफिशियल है, लेकिन इनकम नहीं. इनकम तो विदाउट इंडेक्स वाली लेनी पड़ेगी. जो मेरी कैपिटल गेन हेड की मैं इनकम लिखूंगा, इसकी इनकम देखो डिफरेंट आएगी, विदाउट इंडेक्स है. इसकी इनकम डिफरेंट आएगी, विद इंडेक्स है. लेकिन मैं कैपिटल गेन में इनकम यही दिखाऊंगा विदाउट इंडेक्स की, और टैक्स वो लूँगा जो बेनिफिशियल हो. तो इनकम में ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन टैक्स में दिया है, टैक्स निकालते हुए. ये पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया था. हमने पॉइंट ले लिया था कि भाई 20% वाला लिया तो इनकम भी 20 वाली ले लो. नहीं, टैक्स बेशक 20 वाला ले लो, इनकम है. तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? उससे एक फ़र्क पड़ेगा, मान लीजिएगा इंडेक्स वाली इनकम में थोड़ी कम होगी, मान लो 48 लाख आ गई टोटल हमारी इनकम, और विदाउट इंडेक्स वाली ली तो मान लो 51 आ गई. तो फ़र्क ये पड़ेगा, अब सरचार्ज लग जाएगा बिकॉज टोटल इनकम 50 लाख क्रॉस करेगी. तो किसी की अगर इनकम मार्जिन पे है 50 के आसपास, 100 के आसपास, उसको फ़र्क पड़ेगा. विदाउट इंडेक्स वाली थोड़ी ज़्यादा होगी, हो सकता है 50 क्रॉस करवा दे. विद इंडेक्स वाली थोड़ी कम होगी, हो सकता है 50 ना क्रॉस करवाए. तो डिपेंड करता है, जिसकी इनकम मार्जिन पे होगी उसको फ़र्क पड़ेगा और किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा. अब ये बात आई कैसे? ये बात ऐसे आई, सेक्शन 48 में दिया हुआ है प्रोसेस कैपिटल गेन कैलकुलेट करने का, और सेक्शन 112 में दिया हुआ टैक्स का रेट 112 में. तो ये बात 112 में लिखी हुई है भी जो आपको बेनिफिशियल हो ले लो. तो साफ साफ नहीं लिखा हुआ कि ये वाली इनकम लेनी है. लेकिन कुछ लोग ये कह रहे हैं क्योंकि ये बात 112 में लिखी है, 48 में तो लिखी नहीं. 48 में तो सीधा लिखा है विदाउट इंडेक्स, इसलिए इनकम तो विदाउट इंडेक्स वाली ही लेनी है, और टैक्स कैलकुलेट करते हुए ऑप्शन हो जाएगा जोन सा टैक्स कम वो ले लो. ये भी नहीं है. तो एक बार आप इसको रीड करके देखिए, जो ये लिखा हुआ ना, एक बार रीड कर लेते हैं. टैक्स रेट ऑफ एलटीसी शैल बी 20% if the asset is transferred before 23rd July, but it is transferred 23rd July onward. Rate shall be 12.5%, but indexation not applicable. In case of land, building, resident, individual, HF shall have the option to compute capital gain with indexation, and the rate shall be 20%, or without indexation rate shall be 20%. However, ये underline कर लो. However, ये underline. However, the amount of capital gain to be included in gross total income shall be capital gain computed without. ये sentence ने discuss किया था, तो ये sentence अब underline कर लो. ठीक है, बाकी सब सेम है. अगला पैराग्राफ भी रीड कर लेते हैं. इफ एनी पर्सन हैज ट्रांसफर्ड लिस्टेड इक्विटी शेयर, लिस्टेड म्यूचुअल फंड एंड एस्पेक्ट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इन सच केसेस लॉन्ग टर्म ओब्लिगेशन शैल बी 10%. एसेट इज सोल्ड बिफोर 23rd July 112A and 12.5% if asset is sold on after 23rd July, but only amount in excess of 125. Earlier it was 1 lakh. Short term capital gain shall be counted 111A and shall be taxed 15% वगैरह वगैरह. अब एक बार और रीड कर लो, डाउट्स पूछ लो.
देखो डाउट्स यहाँ तक, इतने बार तक कोई पॉइंट क्लियर नहीं तो क्लियर कर लो, ठीक है। मतलब टैक्स तो आप वो लेना जो कम हो, लेकिन इनकम में ऑप्शन नहीं है। इनकम तो आपको विदाउट इंडेक्स वाली ही लेनी है। ये बात कैसे आई? टैक्स निकालने की बात 112 में है, इनकम निकालने की बात 48 में है, तो ये ऑप्शन 112 में लिखी हुई है। वैसे तो अंडरस्टूड है भाई 48 पे भी लगेगा, वो तो वही चीज़ लोगे, लेकिन आईसीआई ने इसका मीनिंग ये निकाला है कि भाई इनकम तो ये लेगा, और हम तो वही फॉलो करते हैं जो आईसीआई कहती है। बॉस इज ऑलवेज राइट। जिसने बॉस को कहा गलत हो फंस जाएगा। तुम्हारा बॉस तो आईसीआई है, जो कह दिया ठीक है, क्लियर। लेकिन रियल लाइफ में हो सकता है कोई बंदा आर्ग्यू करे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, और डिपार्टमेंट इस बात को मान जाए कि ठीक है भाई, जब टैक्स ये वाला ले रहे हो तो इनकम भी यही वाली लो। रियल लाइफ में स्कोप है, या इसको क्वेश्चन ऑफ लॉ बना के कोर्ट में ले जाओ कि जब टैक्स इसका लिया तो इनकम भी तो इसकी लेंगे, टैक्स इसका इनकम उसकी, ये क्या बात बनी। बट एनीवे, आपको एग्जाम में वो वाली लेनी है। क्लियर हो गया? आगे आ जाओ हाउस प्रॉपर्टी में। कैरी फॉर लॉस शैल नॉट बी अलाउड। देखो हाउस प्रॉपर्टी में एक तो था डिफॉल्ट रिजीम, एक था ऑप्शनल। ऑप्शनल में तो भाई सेट ऑफ भी अलाउड है और कैरी फॉरवर्ड भी अलाउड है। डिफॉल्ट में हमने कहा था सेट ऑफ अलाउड नहीं है लेकिन कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, लेकिन अब क्लैरिफाई कर दिया कैरी फॉरवर्ड भी आपको नहीं मिलेगा। तो इसके आगे ये और लिख लो, कैरी फॉरवर्ड लॉस नॉट अलाउड, आगे लिख लो इन डिफॉल्ट रिजीम। ऑप्शनल में तो है, ऑप्शनल में तो सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड दोनों है, इन आगे कर लो इन डिफॉल्ट रिजीम। मतलब डिफॉल्ट रिजीम में ना सेट ऑफ अलाउड ना कैरी फॉरवर्ड अलाउड, और ऑप्शनल में सेट ऑफ भी अलाउड और कैरी फॉरवर्ड भी अलाउड। ये पोजीशन बन जाएगी अब, ठीक है। आगे लिख लो डिफॉल्ट रिजीम। ऑप्शनल में कोई प्रॉब्लम नहीं, ऑप्शनल में तो है सेट ऑफ भी है कैरी फॉरवर्ड भी है। इसमें हमने कहा था सेट ऑफ नहीं है कैरी फॉरवर्ड है, लेकिन कैरी फॉरवर्ड भी अब नहीं है, ठीक है। यहाँ तक डाउट, इतने बार तक डाउट करें, ठीक है। चले आगे। अब एक बात बताओ, मेरा बिजनेस है, बिल्डिंग किराए पे देने का बिजनेस है, बिल्डिंग किराए पे देने का, तो मेरी इनकम कौन साइड में आएगी? बिजनेस प्रोफेशन में है ना, हमने डिस्कस किया था। अमेंडमेंट ये आ गया कि अगर आप रेजिडेंशियल हाउस किराए पे देने का बिजनेस है तो सिस्टम कुछ हो रह जाएगा, और अगर कमर्शियल बिल्डिंग किराए पे देने का बिजनेस है तो सिस्टम कुछ हो रह जाएगा। दोनों को अलग अलग कर दिया। तो पहले सेंटेंस रीड करवा दूं, क्या लिखा है? इफ एनी पर्सन हैज बिजनेस ऑफ लेटिंग आउट रेजिडेंशियल हाउस, इनकम शैल बी टैक्सेबल अंडर द हाउस प्रॉपर्टी इंस्टेड ऑफ बिजनेस प्रोफेशन। और अगर कमर्शियल बिल्डिंग किराए पे देने का बिजनेस होगा तो जाएगी बिजनेस प्रोफेशन में, और रेजिडेंशियल बिल्डिंग किराए पे देने का बिजनेस होगा तो कौन सा रहेगा? हाउस प्रॉपर्टी ही रहेगा। और अगर कमर्शियल बिल्डिंग किराए पे देने का बिजनेस है तो चला जाएगा बिजनेस प्रोफेशन में। देखिए 500 फ्लैट है मेरे पास रहने के लिए, फ्लैट है तो रहने के लिए होगा, और ये किराए पे देने का बिजनेस है तो कौन सा हेड में जाएगा? 500 फ्लैट है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, किराए पे देने का बिजनेस है। तो पहले कहा था हमने बिजनेस प्रोफेशन में, अब गवर्नमेंट क्या कह रही है? रेजिडेंशियल हाउस का हाउस प्रॉपर्टी में रहेगा। अब मेरे पास 500 शॉप्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग, वो किराए पे देने का बिजनेस, अभी कौन सा हेड में जाएगा? ये बिजनेस प्रोफेशन। ये डिफरेंस डाल दिया दोनों में, एक बार अच्छे से रीड कर लो आप इसको। बताइए ठीक हो गया? आगे आ जाओ। अदर सोर्सेज में ये ऑलरेडी हमने कर लिया था, 222F का पार्ट कर लिया था, 222 सेक्शन जो डिस्कस किया था कि अगर कोई बायबैक होगा 1 अक्टूबर 24 ऑनवर्ड, तो बायबैक में जो पैसा मिलेगा उसे डिविडेंड मान लिया जाएगा 222F में, ठीक है। ध्यान आ गया? ये ऑलरेडी हमने कर लिया था 220, उसे डिविडेंड माना जाएगा। फिर एक पार्ट था, ये पार्ट अब डिलीट हो गया है, कि अगर कोई क्लोजली हेल्ड कंपनी मार्केट से ज़्यादा रेट पर शेयर खरीदेगी, ध्यान आ गया? मार्केट से ज़्यादा रेट पर, तो डिफरेंस को इनकम मान लिया जाएगा। ये पूरा पार्ट बॉक्स में दोबारा डाल दिया है, लेकिन अभी डिलीट हो गया है। ये वाला पार्ट नहीं करना, दिस पार्ट इज नाउ डिलीटेड। बुक में भी जहाँ पे है ना वहाँ पे काट देना, अदर सोसाइटी में मिल जाएगा आपको, वहाँ पे काट देना।
क्लोजली हेल्ड कंपनी मार्केट से ज़्यादा रेट पे पहले था, शेयर नहीं खरीद सकती, खरीदोगे तो उसको आपको इनकम मान ली जाएगी। अब गवर्नमेंट ने क्लॉज हटा दिया है कि ठीक है नहीं मानी जाएगी। ये हमने कर लिया था लेकिन अब ये डिलीट हो गया है, तो डिलीट करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, काट देना बस उसको। अब फैमिली पेंशन वाली बात आपको पता है, पहले कितना था स्टैंडर्ड डिडक्शन 15,000, अब कितना कर दिया 25,000, लेकिन ये चेंज सिर्फ डिफ़ॉल्ट में है, ऑप्शनल में नहीं है। ऑप्शनल में 15 ही है, ये भी हमने कर लिया था। अब यहाँ तक पहले एक बार डाउट देखना, फिर चलते आगे। कौन सा रह गया? अच्छा, ये भी हमने वैसे कर लिया था, देखो ध्यान वो करिए आप। 80CCD याद है? 80CCD तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय तो भाई 14% कंट्रीब्यूट करेगा, 14% रिडक्शन, लेकिन प्राइवेट वाले को 10% अलाउड था। लेकिन प्राइवेट वाले को भी 14 कर दिया था, लेकिन किस में किया था? डिफॉल्ट रजीम में, ऑप्शनल में नहीं किया था। याद आ गया ना? 80CCD जो हमने सैलरी में किया था कि 80CCD में गवर्नमेंट को तो 14% कंट्रीब्यूट करना अलाउड, 14 का रिडक्शन था, लेकिन प्राइवेट का 10 था, लेकिन 10 का प्राइवेट का भी 14 कर दिया, लेकिन रिडक्शन 14 किस में मिलेगा? डिफॉल्ट में मिलेगा, ऑप्शनल में नहीं मिलेगा। ये पार्ट हमने सैलरी के चैप्टर में किया हुआ है, वहाँ पे है। ठीक हो गया? और देखो कोई रहा तो नहीं फर्स्ट पेज में? ठीक है, करेक्ट यहाँ तक। अगले पेज पे आ जाओ, पेज नंबर 2 पे, फैमिली पेंशन तक डाउट। अब ये सेक्शन 192 में टीडीएस का क्या है मैं बताता हूँ आपको। हमने सैलरी का टीडीएस किया था ना 192 में, तो उसमें था जो ये एम्प्लॉय है अपने एम्प्लॉयर को चाहे तो अदर हेड्स की इनकम भी बता सकता है, तो एम्प्लॉयर ये इनकम भी ऐड करके टीडीएस कर देगा, और लॉस बता सकता है, लेकिन कौन से हेड का? हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस बता सकता है। ठीक है, और एम्प्लॉयर इस लॉस को भी एडजस्ट करके टीडीएस कर लेगा। याद आया ये पार्ट? सेक्शन 192 में था। ठीक है, और किसी हेड का लॉस नहीं बताएगा। क्यों? क्योंकि अगर बिजनेस प्रोफेशनल हेड का लॉस है वो सैलरी से एडजस्ट होता ही नहीं है, बता के क्या करेगा? होता है बिजनेस प्रोफेशनल का? होता ही नहीं है। कैपिटल गेन का इससे होता ही नहीं है, तो बता के क्या करेगा? उनसे तुम बता देना, तो एडजस्ट ही नहीं होता। और अदर सोर्सेज में हमने कहा था कि इन जनरल लॉस आता ही नहीं है, इसलिए बाकी हेड नहीं लिखे, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी लिखा। हाउस प्रॉपर्टी में लॉस पक्का आता ही आता है, और हाउस प्रॉपर्टी में भी ऑप्शनल वाले में फायदा है, सेटअप हो जाएगा, डिफॉल्ट वाले में तो फायदा ही नहीं है। तो फर्दर अंडरस्टूड है, डिफॉल्ट वाले में लॉस नहीं बताएगा, जो एडजस्ट ही नहीं होता। ये ऑप्शनल वाले में हाउस प्रॉपर्टी का लॉस बताएगा, और किसी हेड का लॉस तो बताना ही नहीं है। हाउस प्रॉपर्टी का बता लेना, ऑप्शनल वाले में बता लेना। इतनी बात क्या होगी? इतनी तो हमने डिस्कस की थी। अब मेरा ऑलरेडी टीडीएस हो चुका है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम थी, टीडीएस हो चुका है, तो उनसे वही बता दो, लाओ, तो टीडीएस माइनस कर लेंगे भाई, और क्या करें। ठीक है, अब लेट्स से मेरा टीसीएस भी हुआ है, तो उनसे टीसीएस भी एडजस्ट कर देंगे। तो उन्होंने क्या किया, सारी बातें पहले लिखी हुई थी, सारे को काट दिया और दोबारा से सारा लिख दिया। जब मिला के देखो तो सेम है, बस ये नया आ गया टीसीएस, कि आप टीसीएस भी बता सकते हो, इसका भी एम्प्लॉयर एडजस्टमेंट करके बाकी काटे। तो ये पूरा कॉपी पेस्ट हमारा है, लेकिन ये सारा पुराना ही है, एक एक वर्ड पुराना है, एक वर्ड नया है टीसीएस। तो उसमें लिख देते हैं कि भाई टीसीएस का भी एडजस्टमेंट हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, पूरा दोबारा लिखो। देखो मैं आपको रीड करवाता हूँ। डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स विद रिगार्ड टू सैलरी इनकम, सेक्शन 192। When assessee who receives any income chargeable under the salary has in addition any income chargeable under any other head of income not being a loss, किसी और हेड की इनकम है तो बता दो, लॉस नहीं बताना। लॉस सिर्फ एक हेड का बताना है। कौन से हेड का? हाउस प्रॉपर्टी का। ठीक है, और अगर आपका कोई टीडीएस हुआ है, चलो टीडीएस भी बता दो, एनी टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड अंडर प्रोविजन दिस चैप्टर। अब ये वर्ड कलेक्टेड जो है ये अब ऐड हुआ है, टीसीएस को भी ले लिया, टीडीएस था, एनी टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड अंडर प्रोविजन दिस चैप्टर एज द केस में बी फॉर द सेम फाइनेंशियल ईयर ही मे सेंड द पर्सन मेकिंग द पेमेंट रेफर्ड इन सबसेक्शन द पर्टिकुलर्स ऑफ, जो आपकी इनकम है वो भी बता दो, जो टीडीएस हुआ है, टीसीएस हुआ है वो भी बता दो, कोई लॉस हाउस प्रॉपर्टी का वो भी बता दो। इन सच फॉर्म एंड मैनर वो सब एक फॉर्म बना देंगे, वो फॉर्म भर के दे देना।
वरना हर एम्प्लॉय अपने अपने स्टाइल में बताएगा, तो फॉर्म भर के दे देना, ठीक है। Provided this subsection shall not in any case have the effect of reducing the tax deductible from income under the salary except where the loss under that income from house property and the tax deducted in accordance with other provisions of tax collected with the provisions this chapter। ये फालतू का सेंटेंस है, इसका कोई मीनिंग नहीं है। इसका मीनिंग बताऊँ क्या है? ये फालतू का सेंटेंस देखो कैसे है। देखो सैलरी की इनकम, कुछ इनकम मान लो है और उस पर टैक्स में लिख देता हूँ 10 लाख बना, ठीक है। अब हमने हाउस प्रॉपर्टी का लॉस भी बता दिया, लॉस से इनकम कम हो गई और टैक्स रिड्यूस हो गया 8 लाख, तो गुम से हो जाने दो। अब मेरा टीडीएस हुआ था 1 लाख का, उससे और कम हो गया, गुम से हो जाने दो। टीसीएस 1 लाख का कम हो गया, हो जाने दो, ठीक है। अब और तो कुछ इससे एडजस्ट होना नहीं। लास्ट पैराग्राफ में लिखा इसके अलावा किसी भी तरह से इसको कम नहीं होने देंगे हम। इसके अलावा कैसे कम होगा? जो तुमने कहा था वो कर लिया और कैसे कम हो जाएगा? तो उसी बात को दोबारा फिर लिख दिया, ऊपर लिख दिया भाई इसी ये चीज़ बता सकते हो जिससे लेस हो जाएगा। फिर लास्ट पैराग्राफ को अच्छे से रीड करके देखना क्या लिखा हुआ है कि इसके अलावा और किसी कारण से हम आपका टैक्स कम नहीं होने देंगे। इसके अलावा कम होगा कैसे? होगा ही नहीं। देखो लास्ट पैराग्राफ को रीड करके देखो। वो कह रहे टैक्स जितना बनेगा सैलरी पे कम नहीं होने देंगे, बस 3 केस में कम हो सकता है, या तो हाउस प्रॉपर्टी के लॉस से हो जाएगा, या टीडीएस से हो जाएगा, या टीसीएस से हो जाएगा। इसके अलावा तो है ही नहीं कुछ, तो कम कहाँ से होगा? वो तो आपने ऊपर ही मना कर दिया कि और कुछ लेस मत करना, ये लेस करना, ये लेस कर दे। लॉ की लैंग्वेज ऐसे लिखी जाती है ना। अब जितना पार्ट ये लिखा है मैं इसको एक सेंटेंस में लिखवा सकता हूँ, लॉ लिखवा देता हूँ। इतनी जो कहानी लिखी है ना, एक सेंटेंस में लिखवा दूंगा मैं। पेज सेकंड के टॉप पे लिख लो, इतनी जगह पे भी लिखवा दूंगा मैं, और आप मिला लेना, सब कुछ आ जाएगा। एम्प्लॉई कैन रिपोर्ट loss of HP, also TDS, TCS, खत्म। इस सारे के अंदर ये लिखा है, उसी को फिर लिख दिया, उसी को फिर लिख दिया, उसी को फिर लिख दिया। आप मिला के देख लो, पढ़ के देख लो। देख लो, आप टैली करके देख लो, जो इन्होंने 10-15 लाइन में लिखा है वो यही लिखा है। बस आप ये ध्यान रखना, एम्प्लॉयर को बताएगा लॉस हाउस प्रॉपर्टी का है, डिफॉल्ट में तो एडजस्ट ही नहीं होता। ऑप्शनल में तो एम्प्लॉयर की ड्यूटी है वो एडजस्ट करेगा। कहीं टीडीएस टीसीएस हुआ है, ड्यूटी एडजस्ट करेगा। बिजनेस में लॉस एडजस्ट नहीं होता, बताइए क्या करेगा? कैपिटल में होता ही नहीं, हाउस अदर सोर्स में लॉस आता ही नहीं है। तो प्रैक्टिकली जो कुछ होना चाहिए वो बता दिया, ठीक है। डाउट देख लो, चले आगे। टीडीएस सेक्शन 193 में टीडीएस किस चीज़ का होता है? इंटरेस्ट का। तो बताइए गवर्नमेंट खुद टीडीएस करती है क्या? मैंने कहा था गवर्नमेंट कभी टीडीएस नहीं करती है, क्योंकि टीडीएस का काम इतना है, होगा ही नहीं। बट गवर्नमेंट से अब हम भी थोड़ी हिम्मत बढ़ा रहे हैं, हम भी करेंगे टीडीएस, क्योंकि लोग टैक्सी चोरी कर रहे हैं। तो सिर्फ 2-3 सिक्योरिटी डाली है कि इन पे टीडीएस होगा, देख लो कौन कौन सी। बट टीडीएस इज एप्लीकेबल इफ इंटरेस्ट रेटिंग 10,000, अगर 10,000 से ज़्यादा होगा फाइनेंशियल में, तो कौन कौन से है? एक तो 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड है 2003 के, एक 7.7% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड है 2018 के, और फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड है 2020 के टैक्सेबल, और एनी सिक्योरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट जो वो नोटिफाई करेंगे। तो एग्जाम से इसका कोई लेना देना नहीं है, एग्जाम में कोई नहीं पूछेगा। फिर भी आप एक बार देख लो कि बाई चांस आ जाए तो बता देना कि इन पे टीडीएस है। अब
1 अक्टूबर से चालू कर दिया, इनके ऊपर टीडीएस होगा। तो उससे अब हम भी टीडीएस करेंगे, क्या प्रॉब्लम है? देखो डाउट्स यहाँ तक। TDS in case of payment to contractor 194C. If TDS applicable 194J professional services, no tax will be applied at source on such payment to 194C. देखो इसका मीनिंग देखिए, मिस्टर एक्स ने या एक कंपनी ने एक चार्ट अकाउंटेंट से कॉन्ट्रैक्ट किया, भाई पूरा साल आप हमें प्रोफेशनल सर्विसेज रेंडर करेंगे, फुल ईयर कॉन्ट्रैक्ट किया है, और हम आपको 20 लाख का पेमेंट देंगे, ठीक है? तो आप बताओ इस पे TDS 194C में होगा या 194J में होगा? J में होगा, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो है तो C में होगा, कॉन्ट्रैक्ट तो है। तो ये ऐसी पेमेंट है जो इधर भी आ रही है इधर भी आ रही है। वो बंदा कह जाए कॉन्ट्रैक्ट तो है ना, मैं तो इसमें करूँगा। कोई कहेगा प्रोफेशनल सर्विस में, तो इसमें तो टैक्स रेट कितना लगता है 194J में? 10% है, और इसमें 1 या 2, तो इसमें देखो TDS कम है, तो वो जानबूझ के इसमें घुस जाएगा, है ना? जानबूझ के। इंडिविजुअल HF वाले में 1 है, वैसे 2 है, तो वो जानबूझ के झूठ बोलेगा, वो कहेगा जी मुझे नहीं पता, कॉन्ट्रैक्ट तो है ना मेरा। तो ये सारी की सारी पेमेंट इसमें भी आ रही है। तो गवर्नमेंट ने एक सेंटेंस लिख दिया कि अगर कुछ भी इसमें आएगा तो वो इसमें नहीं आएगा, फर्स्ट स्ट्राइक इसमें आ जाएगा, आ गया तो बात खत्म। अगर ये इसमें नहीं आ रहा है तो इसमें ले आओ। जैसे मैंने कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट किया, अब कॉन्ट्रैक्टर वाला कॉन्ट्रैक्ट इसमें नहीं आ रहा, प्रोफेशनल सर्विसेज आई नहीं, वो इसमें चला जाएगा। उसे फर्स्ट ट्राई और लेवल बेस्ट के यहाँ आ जाए। अगर ये यहाँ आ गया तो उसकी सोचना भी नहीं आपको, अगर वो वहाँ नहीं आएगा तो जरा ये एक सेंटेंस दिखा, देखो आप, इफ TDS applicable 194J, no tax will be collected on such payment 194C. देखो हाँ जी, अब यहाँ तक डाउट बोलो, पहले यहाँ तक डाउट बताओ, ठीक है? आगे TDS के रेट ये हमने कर लिए थे, रेट बस बदले हुए हैं। 194DA का रेट कर लिया था, इसका भी रेट कर, सब में रेट बदले हैं बस। ये TDS वाले सब कर लिए थे हमने, है ना, बस रेट ही बदले और तो कुछ नहीं। किसी में डाउट हो तो पूछ लो। TDS TCS वाले में रेट ही बदले हैं, TDS वाले में TCS वाले में देख लो, कोई पॉइंट क्लियर ना हो तो जस्ट रेट बदले और कुछ नहीं बदला। है कोई डाउट? TDS वाले में देखो, कोई डाउट है? मोटर कार अगर 10 लाख से ज्यादा हो तो TCS होता है ना। मोटर कार 10 लाख से ज्यादा हो, है ना, क्या रेट? 1%। कौन सा सेक्शन? 206C1F। अब गवर्नमेंट से जैसे मोटर कार 10 लाख से ऊपर हम लेके आ रहे हैं, ऐसे हम अदर आइटम भी लाएंगे। मोटर कार ही क्यों, कुछ भी हो 10 लाख से ज़्यादा का, तो वो लिस्ट अभी गवर्नमेंट रिलीज करेगी और उसके ऊपर TDS फिर एप्लीकेबल करेगी। अभी रिलीज की नहीं है, अभी गवर्नमेंट सोच रही है कौन कौन से आइटम लाए। तो वो लिखा हुआ है TCS में, एनी अदर गुड्स ब्रैकेट में लिखा इफेक्टिव फ्रॉम 1/1/25। वैसे तो 1/1/25 तक इनको नोटिफिकेशन इशू कर देना चाहिए था, पर अभी तक किया नहीं है। अभी गवर्नमेंट सोच रही है और कौन कौन से आइटम है 10 लाख से ज़्यादा वाली जिसको हम TCS में लाएंगे, ठीक है? डाउट देख लो जाता है। हाँ जी, डाउट्स बताओ यहाँ तक। आगे आ जाओ। रिटर्न ऑफ इनकम ये भी हमने कर लिया था, एक बार दोबारा देख लो। 139
AA. If any person does not have Aadhaar number, is required to quote permanent account number of Aadhaar application form issued to him at the time of enrollment in the application form for allotment of permanent account number or in the return of income furnished by him. However, with effect from 1st to 24, the option of quoting enrollment ID of Aadhaar number, Aadhaar application for allotment of this in return is discontinued. Further, person has been allotted permanent account number on the basis of enrollment ID have been tried for this has to intimate. देखो इस चीज़ को देखो, हम सब ने जब आधार बनवाया था तो बायोमेट्रिक्स लेने के बाद उन्होंने एक रिसिप्ट हमें दे दी थी, है ना, कि आधार बाद में आएगा। और बहुत सारे लोग इस रिसिप्ट को लिए घूम रहे थे, आधार पता नहीं कब आएगा। तो गवर्नमेंट का इसको आप आधार ही समझो, आप यही दे दो हमें, आप परमानेंट अकाउंट नंबर दे देंगे। और ये इतने सालों तक चलता रहा। अब शायद एक भी ऐसा बंदा नहीं होगा जिसके पास जो कहे जी मेरे पास तो रिसिप्ट है, मेरा आधार नहीं आया। उनसे ऐसा कौन है? कोई भी नहीं है। तो अब ये रिसिप्ट नहीं चलेगी, अब तो आधार ही चलेगा। तो कौन सी डेट से इस रिसिप्ट को बंद कर दिया? 1 अक्टूबर 24। उनसे अब कोई रिसिप्ट की बात मत करना, अब तो आधार की बात करना। और जिन्होंने इन रिसिप्ट के बेसिस पर परमानेंट अकाउंट नंबर लिया था पहले, वो सब भी आधार दो अभी, नहीं तो कैंसिल कर देंगे परमानेंट अकाउंट नंबर। जिन्होंने पहले दी थी उनको भी आधार देना, उनका भी तो आधार आ चुका होगा। अब मैं कहूँ जी मेरा तो आधार ही नहीं है, अभी तो रिसिप्ट है, उनसे हम इस बात को मानेंगे ही नहीं। सब क्या, उस समय तो एकदम वर्कलोड ज़्यादा हो गया था, पूरे कंट्री को देना था, तो कैसे देते? ये लिखा, ये हमने रूटीन क्लास में कर लिया था, फिर भी आप एक बार ठीक है। डाउट देखो यहाँ तक, आगे देखिए। कैपिटल गेन एज पर पीरियड 242 पीरियड ऑफ होल्डिंग फॉर लॉन्ग टर्म एसेट वाज 3 ईयर, बट फॉर एसेट विद इफेक्ट फ्रॉम 23 जुलाई 24 द पीरियड ऑफ होल्डिंग शैल बी 2 ईयर्स including short term long term shall be in the manner given below. 2 bracket 42 short term capital asset means capital asset held by is not more than 36 months, but with effect from 23rd July 24 capital asset held by necessity not more than 24 months. How the following, the following cases the period shall be 12 months instead of 36 months, instead of 24 months 36 months. सबसे पहले लिस्टेड सिक्योरिटी, ये 1 साल के बाद ही लॉन्ग टर्म। फिर यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की यूनिट या म्यूचुअल फंड इक्विटी ओरिएंटेड की यूनिट या जीरो कूपन बॉन्ड, ठीक है। पुराना प्रोविजन क्या था? 23 जुलाई 24 तक अगर बेचे तो लैंड बिल्डिंग तो पहले से 2 साल है, लैंड बिल्डिंग तो लॉन्ग टर्म 2 साल पहले से हो जाती थी, बहुत साल पहले ये अमेंडमेंट आ गया था। इंडेक्सेशन वाज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ शेयर्स यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड वे एसटीडी पेड। इन पे पहले से इंडेक्सेशन खत्म हो चुका था, जनवरी 18 से खत्म हो चुका था, जो हमने पहले क्वेश्चन भी किए थे। अनलिस्टेड डिबेंचर बॉन्ड पहले होते थे 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म, अब बदल गया है। देखो मैं बताता हूँ इसका क्या हुआ है। पहले कितना था? 36, अब कितना है? 24। लेकिन लैंड बिल्डिंग में पहले से ही 24 था, तो लैंड बिल्डिंग चाहे इससे पहले बेच लो चाहे इसके बाद बेच लो, लॉन्ग टर्म 24 के बाद ही है। वैसे तो एग्जाम में नहीं आना चाहिए, लेकिन बाई चांस बनाना चाहिए तो ध्यान रखना। बाकी सब एसेट, जैसे मान लो गोल्ड है, गोल्ड इससे पहले बेचा तो 36 मंथ, इसके बाद बेचा 24 मंथ। गोल्ड सिल्वर वगैरह, गुडविल बेची इससे पहले 36 और 24। लैंड बिल्डिंग तो पहले से इतना था। अब इसके बाद नो इंडेक्सेशन, लेकिन जो शेयर्स और म्यूचुअल फंड के यूनिट है उस पर ऑलरेडी जनवरी 2018 में इंडेक्सेशन खत्म कर दिया था। नो इंडेक्सेशन, अगर आपको ध्यान हो कैपिटल गेन में जब हमने क्वेश्चन किए थे ना शेयर्स के, जो एसटीडी पेड था उसमें हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर कोई इंडेक्सेशन नहीं होता है, याद आया? वो इंडेक्सेशन इसका खत्म कर दिया था, कब? जनवरी 18 में खत्म कर दिया था। बाकी एसेट का इंडेक्सेशन अब खत्म हुआ है, यानी अगर ये शेयर 23 जुलाई से पहले बिके तो भी इंडेक्सेशन नहीं करना, इसके बाद बिके तो भी इंडेक्सेशन नहीं करना। जबकि गोल्ड इससे पहले बिका, लॉन्ग टर्म में इंडेक्सेशन करना, इसके बाद बिका इंडेक्सेशन नहीं करना। और लैंड बिल्डिंग पहले बिका, इंडेक्सेशन पक्का करना है, बाद में बिका, इंडिविजुअल एचएफ तुम्हारी ऑप्शन है।
लिखा हुआ है सब, मैं बता रहा हूँ आपको, पहले आप समझ लो बात को। लैंड बिल्डिंग कितने टाइम के बाद लॉन्ग टर्म होता है? पहले भी 2 साल था, अब भी 2 साल है। तो क्या लैंड बिल्डिंग में कोई चेंज हुआ है? बिल्कुल नहीं। गोल्ड पहले 3 था, अब 2, गोल्ड में चेंज हुआ है। इंटेंजिबल एसेट गुडविल पहले 3 था, अब 2 है, चेंज हुआ है। व्हाट अबाउट इंडेक्सेशन? चेंज हुआ है, इंडेक्सेशन नहीं होगा, लेकिन लॉन्ग टर्म इक्विटी शेयर्स और म्यूचुअल फंड में तो पहले भी नहीं था, उसमें नहीं चेंज हुआ, बाकियों में चेंज हुआ। समझे इतनी बात? एक बार इतना रीड करके देखो। ये जो है इन पे इंडेक्सेशन, जो इंडेक्सेशन है लॉन्ग टर्म एसेट्स पे हमने अलग-अलग टाइम पे बंद हुआ है, अलग-अलग चीजों पे। नहीं, सिर्फ शेयर्स में अलग टाइम पे बंद हुआ है, बाकी सब में तो अब बंद हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ, एक बार जो लॉन्ग टर्म एसेट्स है ना, एक बार उसको एक टेबल की तरह थोड़ा कर लेंगे। देखो, हमने ये वाला डिटेल में स्टडी कर लिया, इसके सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। अलग-अलग करने से तो मतलब एक बार एक साथ कर लेना है, जैसे सिर्फ इसी पे और किसी पे है ही नहीं ना, अब तो इसी पे और सब पे इंडेक्सेशन है, खत्म इसी का हुआ है। अब याद करो, इस पे पूरे डिटेल्ड क्वेश्चन किया था हमने, तुमने वो क्लास मिस की होगी। जैसे इसका तो मतलब है ना, मैं इसके अलावा और किसी पे है ही नहीं, बोल रहा हूँ और सब पे इंडेक्सेशन है। दिस ओनली एसेट। या तो ना भाई 10 एसेट है, 5 में था, 5 में नहीं था, फिर तो वो याद करो, लेकिन एक ही एसेट है। सिर्फ इस पे ख़त्म किया इंडेक्सेशन का। जनवरी 18 याद को, 31 जनवरी 18 का हम रेट लेते थे, याद है? फुल क्वेश्चन वी हैव डन। बाकी सबका कब ख़त्म किया? 23 जुलाई। और एसेट है ही नहीं। और इसका मैंने रीजन भी बताया था, क्यों ख़त्म किया था, बताओ क्या रीजन था? है सिंपलीफाई कर दिया था प्रोसेस को। सिंप्लीफाई कर दिया था, वन रीजन। वन मोर रीजन, उसमें पूरा क्वेश्चन हमने किया था, तो मैंने बताया था इस पर इंडेक्सेशन क्यों ख़त्म कर दिया। क्योंकि जो बाहर वाले फॉरेनर्स थे वो इन्वेस्ट करते थे, उनको इंडेक्सेशन सिंप्लीफाई करना था, वही जो कह रहे सिंप्लीफाई करना था। लेकिन जब इंडेक्स हटाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो कैपिटल बढ़ जाएगा, इसलिए रेट 10% कर दिया, क्योंकि हमने रेट कम कर दिया। अब रेट भी कम हो गया, तो फिर इंडेक्सेशन किस बात का, तो हटा दिया था ऐसे। और फिर हमने इसके क्वेश्चन भी देखो, याद करो, हमने सॉल्व किए थे पूरे क्लास के अंदर, पूरा टैक्स वैक्स सब निकाला था इसका। बाकियों का आप खत्म कर दिया। लैंड बिल्डिंग पहले 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म था, बाकी सब कब बने लॉन्ग टर्म? 23 जुलाई से बने। बट व्हाट अबाउट लिस्टेड सिक्योरिटीज? पहले भी 1 साल था, अब भी 1 साल है। म्यूचुअल फंड के यूनिट पहले भी 1 साल था, अब भी रहा है। इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल पहले भी 1 साल, अब भी 1 साल। और जीरो कम्युनिटी बोर्ड पहले भी 1 साल, अब भी 1 साल। तो ये लिस्टेड सिक्योरिटी में चेंज नहीं आया, म्यूचुअल फंड के यूनिट में चेंज नहीं आया, इक्विटी ओरिएंटेड में, ठीक है। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया में चेंज नहीं आया, और जीरो कम्युनिटी बोर्ड में चेंज नहीं आया। वो पहले भी 1 थे, वो अब भी 1 है। लिखा हुआ है इसके अंदर सब कुछ, आप दोबारा रीड करके देख लो। और जो इंडेक्सेशन वाली बात है ना, ये भी लिखी हुई है, देखो ये बॉक्स में लिखा हुआ है इंडेक्सेशन वाली बात। बॉक्स में लिखा ना ओल्ड प्रोविजन, इसमें लिखा हुआ है प्रायर टू दिस 2 year and then indexation was not applicable in case of shares or units of equity oriented mutual fund where STD has been paid। बस इसी में हटा था, और किसी में नहीं हटा था। पहले इतने पार्ट में डाउट देखो, फिर मैं इसी से रिलेटेड कुछ और बात बताऊंगा अभी। अब देखो इसमें एक नई कहानी क्या आई है। लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, टाइम पीरियड कौन सा सेक्शन बताता है? ये बताता है। लैंड बिल्डिंग तो पहले से 2 साल थे, बाकी सब पहले से 3 साल थे, बाकी सब अब 2 साल है। लेकिन लिस्टेड सिक्योरिटीज़, म्यूचुअल फंड वगैरह वगैरह पहले भी 1 साल थे, अब भी 1 साल है। सारी बातें किसमें लिखी है? 2 ब्रैकेट 42।
ये बताता है। क्या बता रहा है? लैंड बिल्डिंग तो पहले भी 2 थे, अब भी 2 हैं, बाकी सब पहले 3 साल थे, अब 2 है। लेकिन ये 4 यूनिट पहले भी 12 महीने थे, अब भी 12 महीने हैं। ठीक है। अब एक सेक्शन में आया 50AA। ये कह रहा है, ये क्या कह रहा है हमें नहीं पता। इसका स्टार्ट होता है नोट विद स्टैंडिंग एनीथिंग 242A। हम आपको 3 एसेट बताएंगे, ये हमेशा शॉर्ट टर्म ही रहेंगे, चाहे 15 साल के बाद बेच लेना। कहने दो इनको क्या कह रहे हैं, ये नहीं आया बीच में। ये कह रहे हम 3 एसेट की बात करेंगे, भाई बता देते हैं तुम्हें, ये मत लगाना हमारे ऊपर, हम अलग है, हम हमेशा शॉर्ट टर्म ही रहते हैं। जैसे कि डेप्रिशिएबल एसेट, याद करो सेक्शन 50, याद है 50 कि डेप्रिशिएबल एसेट्स आर ऑलवेज शॉर्ट टर्म, चाहे 20 साल बाद बेच लो। उसी कैटेगरी में ये आ गया, 50 के साथ 50AA और आ गया। उसे वही कंसेप्ट हम ले आए, 3 एसेट को यहाँ पे ले आए, वो हमेशा शॉर्ट टर्म ही रहेगा। अभी मैं आपको रीड करवा दूंगा पूरा, पहले समझ लो कौन कौन से 3। एक तो मार्केट लिंक्ड डिवेंचर MLD, क्या होता है अभी बता दूंगा मैं आपको। नंबर 2 यूनिट्स म्यूचुअल फंड के, लेकिन आप कहोगे सर म्यूचुअल फंड के यूनिट तो यहाँ थे 1 साल में। अब म्यूचुअल फंड के यूनिट में डिफरेंस है, ये है इक्विटी ओरिएंटेड और ये है स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड। ये ध्यान रखना, म्यूचुअल फंड दोनों तरफ लिखा है, ये स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड है। होता क्या मैं बताऊंगा आपको। और ये कौन सा है? इक्विटी ओरिएंटेड। और ये कौन सा है? स्पेसिफाइड। इसके अलावा नॉन लिस्टेड डिवेंचर्स और बॉन्ड्स, ये 3 एसेट, ये अब कभी लॉन्ग टर्म में होंगे, ये चेंज आ गया। ऐसा क्यों मैं बता दूंगा अभी आपको। तो 50AA के ऊपर 242A मत लगाना, 50AA विल सुपरसीड। ऐसा क्यों मैं बता दूंगा अभी आपको, ये क्या चीज़ है मैं भी आपको बता दूंगा। लेकिन आप याद रखना 3 एसेट अब हमेशा शॉर्ट टर्म ही रहेंगे, जस्ट लाइक डेप्रिशिएबल एसेट। जो सेक्शन 50 का कंसेप्ट है 50AA में भी आ गया। कारण क्या है मैं बता दूंगा अभी आपको। ठीक है। अब इसके लिए आपको म्यूचुअल फंड की कैटेगरी समझनी पड़ेगी। म्यूचुअल फंड के टाइप्स पहले समझ लो, फिर इस बात को समझेंगे। म्यूचुअल फंड के टाइप समझ लो आप। म्यूचुअल फंड के टाइप में बता देता हूँ आपको क्या है। एक है इक्विटी ओरिएंटेड, एक है हाइब्रिड, एक है डेट ओरिएंटेड। इक्विटी, हाइब्रिड, डेट। कैसे? एक म्यूचुअल फंड है, सारी पब्लिक से पैसा इकट्ठा किया 10 लाख, उसने इस 10 लाख का 65% और मोर इसमें लगा दिया, तो इक्विटी ओरिएंटेड है। यानी मेजर इन्वेस्टमेंट इक्विटी में है, ये है इक्विटी ओरिएंटेड। इसकी यूनिट बहुत फ्लक्चुएट करेंगी रेट, क्योंकि इक्विटी शेयर का रेट फ्लक्चुएट करेगा, ये खूब ट्रेडिंग होगी, तो उसे एसटीटी निकाल लो इसके ऊपर, खूब बिकेगा ये। इसने क्या किया, 65% या ज़्यादा डिवेंचर, बॉन्ड वगैरह वगैरह में लगा दिया। ये तो डेट ओरिएंटेड है, इसका कोई रेट वेट फ्लक्चुएट करने वाला नहीं है, इंटरेस्ट मिल रहा है मिल जाएगा। तो जो इन्वेस्टर डरता है वो इस म्यूचुअल फंड में लगाता है, भाई देख मेरा पैसा ना डूब जाए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए, कम दे दियो, डूबे ना। ये रहा, ये म्यूचुअल फंड 40-60 कर दिया, 60-40 कर दिया, 50-30 कर दिया, 40 शेयर में 60 डेट में, 60 शेयर में 40 डेट में। ये हाइब्रिड है, इक्विटी प्लस डेट बोथ है। तो थोड़ा सा रिस्क इसके अंदर है, ज़्यादा नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा है, इसमें बिल्कुल नहीं है। तो मार्केट में म्यूचुअल फंड 3 टाइप के हैं। एक म्यूचुअल फंड कह रहा भी देख लो, अगर आपको रिस्क लेना तो ले लो, क्या पता टॉप पे जाओ, क्या पता बॉटम पे जाओ, इक्विटी में आ जाओ। दूसरा कह रहा रिस्क का मतलब ही नहीं है, पैसा डूबेगा कैसे, हमने लगाया ही नहीं शेयर में। 65% से ज़्यादा डिवेंचर बॉन्ड में है, छोटा मोटा शेयर में लगा दिया तो क्या हो गया, मेनली तो डेट ओरिएंटेड है।
ये कह रहा है 65% शेयर में लगाया, छोटा मोटा डेट में लगा दिया तो क्या है तो इक्विटी वाला ही। ये कह रहा है भाई हम नहीं करते, हम ना उधर जाते ना इधर, हम बीच में रहते हैं, हम दोनों चाहिए, ये हाइब्रिड है। तो गवर्नमेंट ने पहले वाले को तो 242A ले लिया, 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म, ठीक है, क्योंकि हम एसटीडी भी आपसे लेंगे, कंट्री का बिजनेस भी बढ़ाएगा, सब कुछ करेगा, तो आपसे टैक्स कम ले लेंगे, 1 साल के बाद ही 12.5 हो जाएगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म पे तो 20 है, ठीक है। तुम्हें हमेशा ही शॉर्ट टर्म में रखेंगे, तुम्हें कभी लॉन्ग टर्म होने नहीं देंगे, रीजन मैं भी बताऊंगा आपका। अब इसका बताओ ये किधर है, ये ना तो 50AA में है, चेक कर लो, क्योंकि उन्होंने इसकी डेफिनेशन दे रखी है, इसकी डेफिनेशन दे रखी है, मैंने नई डेफिनेशन के हिसाब से बताया, पुरानी के हिसाब से बता दूंगा, ठीक है। और ना ये 242A में है, क्योंकि इसमें तो इक्विटी वाला दे रखा है। तो ये आ जाएगा अल्टीमेटली 242A में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा मैं बताता हूँ। उन्होंने कहा जितनी भी लिस्टेड सिक्योरिटी हैं वो इसमें आएंगी, तो फिर अनलिस्टेड कहाँ जाएंगी। इक्विटी ओरिएंटेड का तो स्पेशली बता दिया, यूटीआई का स्पेशल बता दिया, जीरो करोड़, बाकी सबका जनरल भी तो बताया कि लिस्टेड 1 साल, इसका मतलब अनलिस्टेड 2 साल, अनलिस्टेड 2 साल, यानी ये वाला अगर लिस्टेड हुआ तो 1 साल में लिस्टेड सिक्योरिटी में चला जाएगा, अनलिस्टेड हुआ तो 2 साल में चला जाएगा। और अगर ये वाला हुआ इस पे तो 242A लगता ही नहीं है, ये कभी भी लॉन्ग टर्म होगा ही नहीं। तो मैं दोबारा बताता हूँ, आप एक बार पहले रीड करो, मैं एक बार रीड भी करवा दूँ आपको, क्या लिखा हुआ देख लो। कैपिटल गेंस पहले 46 सेक्शन तो छोड़ दो, पहले 50AA कोई रीड करवा दूँ। 46 से छोड़ दो, ये हमने कर लिया था, 47 छोड़ दो, हमने कर लिया था। अब आ जाओ स्पेशल प्रोविजन फॉर कंपनी कैपिटल गेंस इन केस ऑफ मार्केट लिंक डिवेंचर 50AA नोट विथ एनीथिंग कंटेन सेक्शन 2(42) है, तो इसको अंडरलाइन कर लो कि 50AA के ऊपर सेक्शन 2(42) नहीं लगाना है। ये हमेशा शॉर्ट टर्म ही रहेंगे। कैपिटल यूनिट ऑफ स्पेशल म्यूचुअल फंड एक्वायर्ड ओनर आफ्टर 1/4/23 और मार्केट लिंक डिवेंचर, अनलिस्टेड बॉन्ड और अनलिस्टेड डिवेंचर विच ट्रांसफर्ड और रिडीम्ड by chose owner after 23rd July 24, frustration is occurring as a result of transfer or redemption or maturity of such debenture unit or bond is reduced by the cost of acquisition of the debenture on unit or bond, the expenditure incurred wholly exclusively in cash with such transfer, redemption or maturity shall be deemed to be capital gain arising from transfer of short term, यानी ये हमेशा शॉर्ट टर्म रहेंगे। क्यों रहेंगे मैं रीजन बताता हूँ अभी आपको। Provided no deduction shall be allowed including income chargeable under that capital gain in respect of any sum paid on account of securities transaction tax, वो कभी लेस नहीं होता। अब इसका मीनिंग देखो ये दे रखा, फॉर द पर्पस दिस सेक्शन मार्केट लिंक डिवेंचर मीन्स ए सिक्योरिटी बाय व्हाट कैन बी कॉल्ड व्हिच हैज एन अंडरलाइंग प्रिंसिपल कंपोनेंट इन द फॉर्म ऑफ ए डेट सिक्योरिटी, रिटर्न्स आर लिंक्ड टू द मार्केट रन्स on other underlying securities or indices and include any security classified or regulated as a market linked debenture by this. Special mutual fund means a mutual fund by veteran regard where not more than 35% of the total proceeds is invested in equity shares of domestic companies, provided that the percentage of equity shareholding वगैरह will be dismissed. इतना एक बार रीड कर लो फिर बताता हूँ। एक चीज़ और बता देता हूँ, ये मैंने नई डेफिनेशन बताई है, इसके अंदर नई डेफिनेशन आई है, बॉक्स में आगे लिखा है, इसका एप्लीकेबल किया है 1/4/26 से किया, 25 से नहीं किया। वो नई डेफिनेशन इसका सेम मीनिंग है, मैं वो यहाँ जो आप पढ़ रहे हो ना 35 लिखा हुआ है, मैं 65 बता रहा हूँ, मीनिंग सेम है। देखो दो सेंटेंस लिखूँगा, आप मिलाना दोनों बात सेम है कि गलत है, डिफरेंट है। ये कह रहा है 65% अगर डेट में हुआ तो डेट फंड है ये, और जो अभी मैंने डेफिनेशन रीड कराई है वो क्या कह रहा है, अगर 35% तक मैक्सिमम शेयर्स में है तो डेट फंड है ये। आप बताओ ये बात सेम है कि डिफरेंट है? दोबारा सुन लो। अभी डेट फंड की क्या डेफिनेशन दे रखी है, स्पेसिफाइड म्यूचुअल फंड में क्या लिख रखा है, जिस म्यूचुअल फंड ने शेयर्स में 35% तक
मैक्सिमम लगाया है वो डेट फंड है। और नई क्या है, जिसने डेट में कम से कम 65 लगाया है वो डेट फंड है। मैं कह रहा हूँ ये और ये सेम है कि डिफरेंट है, ये बताओ आप। सेम ही है ना, क्योंकि 35 शेयर में लगाया तो बाकी कहाँ लगाया, डेट में लगाया। तो उन्होंने नई डेफिनेशन बना दी, इसको काट दिया और ये कह रहे हैं 1426 से ये वाली डेफिनेशन आएगी। तो मैं नई डेफिनेशन को छोड़ देता हूँ, मैं पुरानी को ही लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। इसी बात को मैं ऐसे लिख दूंगा कि डेट फंड कौन सा बना, जिसमें मैक्सिमम 35% शेयर्स में लगाओ। तो अंडरस्टूड है, बाकी 65 कहाँ लगाओगा, डेट में लगाऊंगा। तो 1426 से डेफिनेशन बदल दी कि जिसका 65% या ज़्यादा लगा वो डेट फंड में है, वो ये बना दिया। और अभी क्या लिखा है, शेयर्स में 35 से ज़्यादा ना हो, 30 हो 20 हो, 35 से ज़्यादा ना हो। मान लो 35 भी है तो बाकी फिर किधर है, डेट में है। तो डेट फंड तो बना ये। और जो ना डेट फंड ना इक्विटी ओरिएंटेड, वो क्या है, वो हाइब्रिड है। ना तो तुम इधर आ रहे हो ना तुम इधर आ रहे हो, फिर किधर जाओगे, इधर तो आओगे बीच में। तो इसको कहाँ ले गए, 50AA में। इसको कहाँ ले गए, 242A में, 1 ईयर वाले में। इसके बारे में कुछ नहीं लिखा, तो ये 242A में जाएगा, 2 ईयर वाले में जाएगा, जनरल स्टेटमेंट में जाएगा। एवरी एसेट इज लॉन्ग टर्म आफ्टर 2 ईयर्स, उसमें चला जाएगा ये। तो 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म होगा। जनरल सेंटेंस जो सबसे पहला सेंटेंस है 242A का, लिस्टेड सिक्योरिटी 1 साल के बाद। तो अनलिस्टेड का पहला सेंटेंस, ऑल एसेट्स आर लॉन्ग टर्म आफ्टर 2 ईयर, तो उसमें चला जाएगा और ये 50AA में आ जाएगा। ऐसा क्यों किया है वो रीजन में बताऊंगा, पहले आप ये देख लो क्या किया है। अब जरा दोबारा आराम से तसल्ली से पढ़ लो 50AA को। अब देखो मैं 50AA बताता हूँ ये सेक्शन क्यों लेके आए। मार्केट लिंक्ड डिबेंचर, पहले ये देख लो। मैंने एक कंपनी के ना डिबेंचर खरीदे हैं, वो कह रहे हैं 7% का रिटर्न हम आपको देंगे। तो मैंने कहा भाई 10 साल के डिबेंचर है, मान लो 2 साल के बाद मार्केट में रेट बढ़ गया 9%, तो कंपनी से हमें क्या पता, हम तो 7 ही देंगे। ऐसे तो मेरा तो फिर नुकसान हो गया। और मान लो ये रिड्यूस होकर 5 रह गया तो उससे कोई बात नहीं, हम 7 ही देंगे। तो कंपनी से फिर यहाँ तो हमारा नुकसान हो गया। तो चाहे हमारा नुकसान हो या कंपनी का, किसी का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। कोई अनड्यू एडवांटेज ना ले। रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस इज नॉट अलाउड। अगर ये 10 हो जाता में 7 मिलेगा तो दिट इज ए रॉन्गफुल लॉस एंड समबडी इज हैविंग रॉन्गफुल गेन। ये हमेशा पैरेलल होते हैं। somebody is gaining wrongfully and somebody is losing wrongfully। और भारतीय न्याय संहिता में लिखा है नॉट अलाउड। और ये 5 हो जाए, 7 मिल रहा है, तो डिवेंचर होल्डर इज गेनिंग wrongfully एंड कंपनी इज लूजिंग wrongfully। समझ रहे आप इस प्रिंसिपल को। तो कंपनी ने कहा छोड़ो भाई, जो मार्केट का रेट होगा ले लेना बस। अब मार्केट का रेट कौन डिसाइड करेगा भाई। उन्होंने कहा कोई क्राइटेरिया बनाते हैं, गवर्नमेंट का इन्फ्लेशन इंडेक्स क्राइटेरिया बना लो। चलो या ऐसा करो, सारे शेयर्स का एवरेज निकाल लेंगे, जो सेंसेक्स है उसको ले लो। ऐसे कोई ना कोई क्राइटेरिया बनाएंगे। दिस डिवेंचर इज कॉल्ड मार्केट लिंक्ड डिवेंचर बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। मैं कहूँ भाई मेरा नुकसान ना हो, इनका होता तो हो जाए, वो कोई बात नहीं। तो ये कोई बात नहीं बनी ना। तो ये भी उल्टा सोचेंगे कि मेरा नुकसान तुम्हारा हो जाए, और सब एक दूसरे नुकसान ही करते रहेंगे। तो हमेशा अप्रोच ये होनी चाहिए विन विन कंडीशन। भाई देख, तेरा भी लॉस ना हो, मेरा भी ना हो, तू भी खुश रहा, मैं भी खुश रहूँ। क्लियर हो गया। अब ये देखो इसमें शॉर्ट टर्म क्यों रहेगा। ये डिवेंचर है और इसका रेट है मान लो 1000 रुपीज़ का, ठीक है। आप मुझे बताओ, अगर मैं 4 साल इस पर इंटरेस्ट ना लूँ, 4 साल क्यूमुलेटिव है, तो 4 साल में इंटरेस्ट कितना बन जाएगा, 7% के रेट पे 4 साल का 28%, 28% कितना बना, 280 रुपीज़। इतना ही बना ना, सिंपल लगा लो।
तो मुझे बताओ मार्केट में इसका रेट क्या होगा? भाई शेयर का रेट तो बढ़ता है, कंपनी की नेटवर्थ में हिस्सा आता है, ये तो जैसा था वैसे ही है, इसमें फ़र्क क्या पड़ा? डिबेंचर का रेट किस बात का बढ़ेगा? बढ़ता ही नहीं इन जनरल। तो इसका रेट मार्केट में आएगा 1280 रुपये, इंटरेस्ट तो एक्यूमुलेट हो गया ना, 1280 तो बनेगा। अब मैंने इसको मार्केट में बेच दिया 1280 में, और अब मैं कह रहा हूँ जी मेरा तो कैपिटल गेन आया है, कैपिटल एसेट बेचा है, 1000 रुपये का करूँगा इंडेक्सेशन और उसको करूँगा लेस, कैपिटल गेन बचेगा 100 रुपये, लॉन्ग टर्म के हिसाब से टैक्स दूंगा। उससे कैपिटल गेन कौन सा? ये तो इंटरेस्ट है तुम्हारा, इंटरेस्ट तो स्लैब रेट पे टैक्स होता है। जितनी इनकम है मान लो 20 लाख की, ऐड करो 30% पे टैक्स होगा। ये कहाँ से आ गया? इंडेक्स अलग लगा लिया, रेट अलग कर लिया, जाओ भाग जाओ। ये लॉन्ग टर्म कभी नहीं बनेगा, ये हमें शॉर्ट टर्म ही रहेगा। तो रियलिटी में ये कैपिटल गेन है ही नहीं, फिर इंटरेस्ट इनकम है। तो सारी पब्लिक यही काम करती है कि इंटरेस्ट को कैपिटल गेन में कन्वर्ट कर लो, इंडेक्सेशन भी कर लो, टैक्स भी कम भरेगा, रेट भी कम हो जाएगा। मान लो अभी इंडेक्सेशन हटा भी दे तो 12.5 तो हो ही जाएगा ना, कहाँ 30% जाए? भाई मेरी इनकम मान लो 15 लाख से ज़्यादा है तो मैं तो इसी में लगाऊंगा, फिर बेच दूंगा मार्केट में, फिर कहूँगा कैपिटल गेन है, 12.5 ले लो 30 की बजाय। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा म्यूचुअल फंड की यूनिट है, भाई डेट फंड है तो फिर काय बात की म्यूचुअल फंड की यूनिट? वो तो बैंक एफडी है, ये सारी तो बैंक एफडी हैं, ये तो वही बात बन गई। इसलिए 50AA का कंसेप्ट लेके आए। ये अब हम नहीं करने देंगे आपको, ये चाहे 10 साल बाद बेच लेना, ये शॉर्ट टर्म ही रहेगा। बिकॉज इस पर एक्स्ट्रा क्या आएगा? इंटरेस्ट आएगा। उस पर किस बात का? तो तुम्हारा इंडेक्सेशन। किस बात का? तुम्हारा कम रेट। इंडेक्सेशन ना लगे तो रेट देखो 12.5, तो इसलिए इसको हटा दिया। अब रीड करके देख लो, समझ में आ जाएगी। 242A को भी दोबारा रीड कर लो, इसको भी बचे डाउट पूछ लो। देखो जो भी 50AA में आएगा उस पर 242A नहीं लगाना, और जो 50AA में नहीं आएगा उन सब का फैसला 242A करेगा। जैसे मैंने लिखे थे म्यूचुअल फंड की यूनिट, अब ये वाला तो 50AA में आ गया ना, ये नहीं आए, इनका फैसला 242A करेगा। तो 242A ने इसके बारे में साफ साफ लिख दिया 1 ईयर, और इसके बारे में जनरल लिख दिया। जनरल क्या लिख दिया कि भाई अगर लिस्टेड है तो 1 साल, वरना 2 साल। तो लिस्टेड होने पर 1 साल की कैटेगरी में चला जाएगा, अनलिस्टेड होने पर 2 साल की कैटेगरी में चला जाएगा। लेकिन जो 50AA में आ गया वो इन पे नहीं आएगा, 242A में कभी नहीं आएगा। फिर एक बार वो रीड करके देख लो। अच्छा एक चीज़ और देखो, इक्विटी ओरिएंटेड है और लिस्टेड नहीं है, तो 1 साल के 2 साल। इक्विटी ओरिएंटेड है, लिस्टेड नहीं है। नहीं, लॉन्ग टर्म 1 साल के बाद बनेगा कि 2 साल के बाद? यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड है, लिस्टेड नहीं है। 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। 242A में बिल्कुल साफ लिखा है, एक बार दोबारा रीड करके देख लो। 242A 1 साल के 2 साल। यूनिट ऑफ इक्विटी म्यूचुअल फंड है, लिस्टेड नहीं है। 1 साल के बाद लॉन्ग टर्म के 2 साल के बाद लॉन्ग टर्म। कितना समय लगता है? 1 साल। यस, क्योंकि वहां पर लिस्टेड अनलिस्टेड लिखा ही नहीं हुआ। वो कह रहे हैं म्यूचुअल फंड की यूनिट है ना, क्या लिस्टेड क्या अनलिस्टेड। अच्छा जीरो कूपन मोड है, क्या लिस्टेड क्या अनलिस्टेड। अच्छा यूनिट्स है म्यूचुअल फंड की, क्या लिस्टेड क्या अनलिस्टेड। इसलिए बिकॉज उनके ऊपर एसटीडी मिल रहा है, तो उससे बेनिफिट इसलिए दे रहे हैं। हम लिस्टेड अनलिस्टेड को नहीं देख रहे, हम बेनिफिट किसका देख रहे हैं? एसटीडी का देख रहे हैं। और वैसे रियलिटी में ये हमेशा लिस्टेड होते हैं, बिकॉज इनमें ट्रेडिंग होती है ज़बरदस्त। ट्रेडिंग कैसे होगी बिना लिस्टिंग के? इम्पॉसिबल। कोई इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड से लिस्टेड ना हो, तो उसे बहुत ही सारे लिस्टेड तो लिख के क्या करेंगे? एसटीडी मिलेगा ना, इसलिए। ठीक है, और डाउट देखो यार, और कोई सिचुएशन डाउट पूछ लो। चले आगे।
जो बॉक्स में लिखा है वो 1 अप्रैल 26 से है, 25 से नहीं है सेम ही, बस वो 35 का 65 किया और कुछ नहीं किया, बाकी सेम है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 55(2). Cost of in case of equity shares which is not listed on recognized stock exchange as on 31st January 18, or which became the property basis in consideration of shares which is not listed on such exchange as on 31st January by way of transaction not regarding its transfer under section 47 as the case may be, but listed on such exchange subsequent to the date of transfer, where such transfer is in respect of sale of unlisted equity shares under an offer for sale to the public included in the initial public offer shall be an amount which bears to the cost of acquisition the same proportion as the cost inflation index for the financial 17-18 bears to the cost inflation index for the first year in which the asset was held by the FSC for the year beginning on the first of this which I will later. एक बार रफली रीड कर लो, मैं बताता हूँ इसका भी नहीं। देखो ये पार्ट क्या है, मैंने एक शेयर खरीदा 1/10/2005 को, लिस्टेड शेयर है ये। अब बीच में याद करो ये वाली डेट क्या हुआ था, इस डेट को इससे पहले इसका LTCG एक सेक्शन होता था 1038, उसमें एग्जम्प्ट होता था, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। जब हमने पार्ट किया था, डिस्कस किया था, फिर यहाँ से गवर्नमेंट का नहीं 10% का टैक्स लगेगा। तो पर्सन ने कहा कि आपने प्रोविजन यहाँ से लेके आए हो तो मेरा यहाँ से यहाँ तक का कैपिटल गेन तो माफ़ करो, आगे वाला टैक्स कर लेना। तो लेट्स सी ये बेचा मैंने 1724 को, खरीदा था लेट्स सी 1 लाख का, यहाँ पे वैल्यू थी 4 लाख, बेचा है 7 लाख। याद आ रहा है ये कैलकुलेशन? तो जब इसकी कॉस्ट निकालते थे तो जो फॉर्मूला यूज़ करते थे उससे कॉस्ट 4 लाख आती थी और 3 लाख का कैपिटल गेन उसका टैक्स हो जाता था। ठीक है, यही था ना। ये जो वैल्यू थी इसको लेकर के हम चलते थे। याद आया? वो प्रोविजन नहीं आया क्योंकि यहाँ तक तो ये एग्जम्प्ट था, 1038 सेक्शन होता था, यहाँ से टैक्स किया था स्टूडेंट। तो वो पर्सन कह रहा है जी यहाँ से यहाँ तक का मेरा क्यों टैक्स कर रहे हो, मेरा तो आगे का टैक्स कर लो। ठीक है, तो इसलिए हम इसको मार्केट वैल्यू ले लेते थे। याद आ गया ना पार्ट? ठीक है, क्लास अगर अटेंड की होगी तो याद आ जाएगा, वो तो एक बार देख लेना, याद आ जाएगा। क्लियर? अब लेट्स सी ये शेयर लिस्टेड है ही नहीं, तो मार्केट वैल्यू कहाँ से आई? शेयर तो लिस्टेड ही नहीं है, मार्केट वैल्यू तो लिस्टेड की आएगी स्टॉक एक्सचेंज से। और जब बेचने लगे तो इसकी लिस्टिंग हो गई। अब ये लिस्टेड शेयर बेच रहे हैं, वो बंदा कह रहा है जी ये क्या हो गया, और बेच रहे हैं, अब लिस्टिंग हो गई। तो फिर मेरा यहाँ से यहाँ तक का बेनिफिट, गो से हमें क्या पता बेनिफिट, मार्केट वैल्यू बताओ। तो फिर गवर्नमेंट एक नया प्रोविजन लेके आई, इसको यहाँ तक इंडेक्स कर लो, नीचे इंडेक्स 5-6 का लगा लो, ऊपर 17-18 का लगा लो, वो वैल्यू ले लो, उसको मार्केट वैल्यू मान लेंगे और उसके हिसाब से कैपिटल गेन कैलकुलेट कर लो। तो मैंने कहा मैंने तो खरीदा ही नहीं था, मुझे तो 2010-11 में सेक्शन 47 की ट्रांजेक्शन के थ्रू मिला था। याद आ गया? 47 प्रीवियस ओनर से अगले ओनर को मिला है, फादर ने सन को दिया है, 47 में कैपिटल गेन नहीं आएगा। करेक्ट? वो कह रहा है मुझे तो उन्होंने तो कॉस्ट से कोई बात नहीं, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ले लो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है, तुमने खरीदा तो तुम्हारी कॉस्ट ले लो, और प्रीवियस ओनर ने खरीदा था वो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट ले लो। लेकिन इसमें एक प्रोविज़न और भी है, ये लिस्टेड वाला प्रोविज़न तभी लगता है जब परचेज की डेट पे भी लिस्टेड था और सेल की डेट पे भी लिस्टेड था, ये तभी लगता है। लेकिन मैंने ये शेयर कंपनी से डायरेक्ट खरीदा, तो कंपनी से डायरेक्ट खरीदने में तो एसटीडी लगता ही नहीं है। तो मैंने गवर्नमेंट को कहा शेयर तो भाई मैं तो कंपनी से डायरेक्ट खरीदा है, तो डायरेक्ट खरीदने पर तो एसटीडी लगेगा ही नहीं। मैंने कौन सा स्टॉक एक्सचेंज में खरीदा, डायरेक्ट ऑफर किया, इनिशियल ऑफर थी। तो गवर्नमेंट ने कहा अच्छा ऐसा है,
अगर खरीदने और बेचने दोनों के टाइम पे एसटीडी पे किया तो प्रोविजन लगेंगे। जब खरीदा था उस समय ये अनलिस्टेड था, बेचा था लिस्टेड है तो इसको अनलिस्टेड माना जाएगा। लेकिन अगर इनिशियल ऑफर था तो अनलिस्टेड होने के बावजूद इसे लिस्टेड माना जाएगा। तो कंपनी ने दिया, लेट से लिस्टेड था ही नहीं, लिस्टेड था भी तो एसटीडी पे नहीं होगा क्योंकि कंडीशन है एसटीडी पे होना चाहिए, और बाद में जब बेचने लगा तो एसटीडी तो आएगा। तो उससे उस केस में भी यही कर देंगे, 47 वाले केस में भी यही कर देंगे, आपने इनिशियली खरीदा था वो भी कर देंगे, सबको मिला के इकट्ठा लिख दिया। इन एनी केस मार्केट वैल्यू है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इंडेक्सेशन करके वैल्यू निकाल दो। अब आप अच्छे से रीड करोगे 2 बार तो आपको समझ में आ जाएगा, सब मिला के इकट्ठा लिखा हुआ है कि कोई सी भी सिचुएशन हो ये बेनिफिट आपको मिल जाएगा। देखो एक प्रोविजन आप और समझ लो, एसटीडी पेड, पहले रेट कितना था 10 है ना, एलटीसी की 10, और अगर एसटीडी पेड ना हो या कोई और एसेट हो लॉन्ग टर्म, रेट कितना था 20%, 23 जुलाई तक बता रहा हूँ। तो अगर शेयर भी है मान लो और लिस्टेड नहीं है, एसटीडी पे नहीं किया, तो शेयर का रेट भी कितना था 20%, अदर एसेट में जाएगा 20%। तो एवरीबडी वांटेड कि मैं इसमें आ जाऊं, तो उससे आ जाओ, लेकिन 2 कंडीशन है भाई, परचेज पर भी एसटीडी पे किया हो, सेल पर भी एसटीडी पे किया हो। तो बंदा कह रहा है जी परचेज पे तो नहीं पे किया था गोल्ड से और इसमें नहीं आओगे, मतलब 20% में जाओ, उसमें जाओ, दोनों टाइप का एसटीडी चाहिए परचेज और सेल। फिर गवर्नमेंट ने कुछ एक्सेप्शन निकाले कि इन केसेज में परचेज पर एसटीडी ना भी हो तो भी इसमें आ जाओगे। उसमें था, 1 वाज इनिशियल पब्लिक ऑफर, उसमें तो एसटीडी लगेगा ही नहीं। दूसरा था कन्वर्जन ऑफ डिवेंचर इनटू शेयर्स, उसमें कहाँ लगेगा। तो इसी 4 कंडीशन निकाली थी। सी शूट ने मॉड्यूल में लिखा, दिस इज नॉट कवर्ड इन द सिलेबस ऑफ सी इंटर बिकॉज इट विल बिकम वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड, स्टूडेंट को सारी हिस्ट्री समझानी पड़ेगी। तो बेसिकली ये पार्ट सिलेबस में नहीं है। तो जो मैं कह रहा था ना, सी शूट की एक बार अमेंडमेंट आ जाए, देख लेंगे, जो वो कहेंगे वो करवाएंगे। तो सारी अमेंडमेंट में सी शूट सेलेक्ट करती है, अभी ये लगाएंगे ये नहीं लगाएंगे, तो जिसका कोई हिस्सा सिलेबस में नहीं है उसको हटा देते हैं कि इसका ये हिस्सा तो है ही नहीं, इसको लगा दिया तो फिर वो समझाना पड़ेगा। तो ये बेसिकली ये पार्ट है जहाँ कहीं गवर्नमेंट ने कहा परचेज के टाइम पर एसटीडी नहीं पे किया, कोई बात नहीं, हम ये ट्रीटमेंट करेंगे, वहाँ पर फिर ये प्रोविज़न ले आए कि चलो आप इंडेक्सेशन यहाँ तक करके फिर लेस कर देना। तो ज़्यादा मतलब का नहीं है, बस अब ये समझ लो जहाँ कहीं मार्केट रेट अवेलेबल नहीं है 31 जनवरी का, क्या करना, इंडेक्सेशन करके कॉस्ट निकाल लेना, उसको ले लेना, बस इतनी बात समझनी है। वो किसी भी कारण में किसी भी सिचुएशन में हो, हर सिचुएशन में यही बनेगा। ठीक है, अब रीड करें। जैसे मैं कह रहा हूँ ना, इनिशियल ऑफर में पॉसिबल नहीं है, कन्वर्जन में पॉसिबल नहीं है। अब ये एसटीटी आया ही 1/10/2004 को था, तो इससे पहले शेयर खरीदे तो वो कैसे पॉसिबल होगा, वो भी इसी लिस्ट में था कि इस डेट से पहले खरीदा है, फिर एसटीटी परचेज के टाइम की कंडीशन नहीं लगेगी। ऐसे 4 कंडीशन थी। तो शेयर छूट ने कहा ये 4 इंटर वाले बच्चों को कैसे पढ़ाएं, पूरी हिस्ट्री समझानी पड़ेगी, एसटीडी कब आया था, ये डेट भी याद करो कब आया था, उससे पहले वाले में परचेज पे नहीं पे किया, कोई बात नहीं। तो वो सिलेबस का पार्ट नहीं है, उसी से कनेक्टेड है। बस आगे तो वही है कि भाई प्रॉपर्टी किराए पे देने का बिजनेस है, जो अभी किया था ना हाउस प्रॉपर्टी में, हाउस प्रॉपर्टी उधर बाकी इधर। फिर ये हमने कर लिया था इंटरेस्ट पार्टनर का, सैलरी पार्टनर की, वो हमने कर लिया था। उसके बाद स्टैंडर्ड एक्शन भी हमने कर लिया था 75,000 और ऑप्शनल में 50, बस इसके अलावा कोई चेंज नहीं है। इनकम टैक्स का तो इतना ही है। अब इनकम टैक्स में पूरे में पूछ लीजिएगा कोई और अमेंडमेंट है। अब आ जाओ जीएसटी में। देखो पहला तो है जीएसटीआर 1A, एज पर रूल 59 रजिस्टर्ड पर्सन में आफ्टर फर्निशिंग डिटेल्स ऑफ आउटपुट सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ inform GSTR 1 for a tax period, but before filing return GSTR 3B for the tax period at his own option,
amend or furnish additional details of outward supplies of goods, service or both GST or 1A for the said tax period electronically amended with effect from 10/7/24. As per Rule 60 tax rate of 1A shall be allowed to be. देखो इसका मीनिंग देखिए. लेट्स सी मुझे जुलाई महीने की GSTR 1 भरनी है और मैं मंथली ऑप्शन में हूँ, तो आप मुझे बताओ कौन सी डेट तक मुझे GSTR 1 भरनी है. 11 अगस्त 24, करेक्ट. मुझे पता लगा कि 2 इनवॉइस तो मैंने ली नहीं बीच में, 2 तो मेरी रह गई, तो ये कैसे ठीक होगा. 2 इनवॉइस में बीच में रिपोर्ट करनी भूल गया, तो ये कैसे होगा. GSTR 1 में हमने क्या कहा था, कुछ भी गलती हो ठीक हो जाएगी अगली GSTR 1 में, थे ना कॉलम, याद आ गया ना. तो नाउ आई हैव टू वेट, ये अब ठीक नहीं हो पाएगा. अगस्त की GSTR 1 जाएगी 11 सितंबर को, इसके कॉलम में मैं करेक्शन करूंगा. ठीक है. लेट्स सी, जब मैंने यहाँ पे करेक्शन किया तो लेट हो गया, इसका गवर्नमेंट से इंटरेस्ट भी आपको देना पड़ेगा. क्यों नहीं दिया आपने, इंटरेस्ट लगेगा. लेट क्यों हो गया, उस मंथ की सप्लाई थी. ठीक है. अब चेंज करो कि एक इनवॉइस का अमाउंट था 10 लाख, मैंने गलती से ले लिया 100 लाख और उसका टैक्स जितना बनता है उतना रिपोर्ट कर दिया इस GSTR 1 में. अब ये कब रेक्टिफाई होगा, अगले महीने. मेरा तो टैक्स 10 लाख के बजाय 100 लाख पे जाएगा, फिर मैं एडजस्टमेंट करता रहूँगा, फिर मैं रिफंड मांगता रहूँगा. वो से तुम भी परेशान, हम भी परेशान. तो उन्होंने सिस्टम ये ले आए कि जैसे आप ये रिटर्न भरोगे, GSTR 1 भरोगे, इमीडिएटली आपको कोई गलती मिले नहीं भर दो GSTR 1 ने. लेकिन 3B भरने से पहले, 3B कब जाएगी, 20 अगस्त, इससे पहले पहले जो गलती मिले भर दो GSTR 1. और अभी की अभी 3B के अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी. जैसे आपने टैक्स लायबिलिटी निकाली है 15 लाख, एक्चुअल बनती है 12 लाख, GSTR 1 भरी है आपने, तो GSTR 3B जब भरोगे तो 12 लाख की लायबिलिटी आएगी, 15 की नहीं आएगी. इमीडिएटली करेक्ट कर देंगे यहीं की यहीं. तो 3B भरने से पहले, भरने तक, और GSTR 1 भरने के बाद इस पीरियड में आप चाहें तो GSTR 1 भर सकते हैं. यानी एडिशनल GSTR 1, ये समझ लो आप, सप्लीमेंट्री GSTR 1. रेक्टिफिकेशन अमेंडमेंट वगैरह के लिए एक रिटर्न आ गई GSTR 1, अभी की अभी ठीक कर देंगे. अब GSTR 1 से बनती है 2B. ठीक है, रिसिपिएंट की 2B. 2B कब तक आती है, 11 अगस्त को मैंने 1 भरी है, तो रिसिपिएंट की 2B में कौन सी डेट को आएगा, 2B कब तक आती है, 14 तारीख तक. 14 तक क्यों, जो क्वार्टरली वाले हैं वो 13 तक भरते हैं, IFF भी 13 तक, तो उसी 13 तक तो भरेंगे, जब भरेंगे तभी तो आपको देंगे. तो 13 की मिडनाइट तक उन्हें भर लेने दो, 14 की मिडनाइट तक आपको मिल जाएगी. तो 14 की मिडनाइट को इसका 2B आ गया. अब उसके बाद उसने भर दी GSTR 1 ने, तो 2B भी बदल गया. उनसे 2B का करेक्शन तो अगले महीने आएगा, 2B का करेक्शन नहीं हो सकता. तो जो GSTR 1 में एक्स्ट्रा है, सप्लायर तुम्हारा तो एडजस्टमेंट इसी महीने हो जाएगा, रिसिपिएंट तुम्हारा नहीं होगा. तुम्हारा तो जो 2B आएगी 14 सितंबर को, GSTR 1 की सारी आइटम इसमें मिलेगी. तुम्हारा 2B अगले महीने ठीक होगा. लेकिन जो सप्लायर है उसका 3B के अंदर 1 की एंट्री आती है, उसमें 1 और 1A दोनों की एंट्री आ जाएगी. तुम्हारा इसी महीने ठीक होगा और रिसिपिएंट तुम्हारा अगले महीने ठीक होगा. ये लिखा हुआ पढ़ के देखो एक बार. हाँ जी, हाँ उसका इफेक्ट तो वही होगा, अगर अगले महीने भरता तब वाला इफेक्ट रहेगा, उसका इफेक्ट हाँ सेम रहेगा. ये सिर्फ मैंने वो वाला काम सुना पहले. बस बेनिफिट सप्लायर को मिला है, रिसिपिएंट को नहीं मिला. रिसिपिएंट को अगले महीने वैसे भी ठीक होना था. बेसिकली सप्लायर को एडजस्ट किया है. तो सर रिसिपिएंट को कैसे एडजस्ट करें बताओ, उसका तो अगले महीने ही होगा, क्योंकि उसकी तो ऑलरेडी 14 तारीख को पहुंच चुकी है. इसकी 3B तो 20 तारीख को जाएगी, उसकी ऑलरेडी रिसीव्ड है. ठीक है.
अब इसमें नोट आप मान के चलो एग्जाम में आएगा ही आएगा, जीएसटी अब बनेगा। अगला देखो, टीसीएस का रेट मैंने बता दिया था, बदल गया है ना, 0.5 की जगह कितना हो गया, 0.2525। थर्ड देखिए, प्रोविजनल सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसल्ड बट सब्सिक्वेंट कैंसिलेशन रिवोक्ड, इन सच केसेस द रजिस्टर्ड प्रोविजनल सर्टिफिकेट इज ऑल रिटर्न from effective date of cancellation or date of revocation of cancellation within 30 days for date of order revocation otherwise। देखो ऐसा है कि मेरा सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया 10 जुलाई 24 को, तो हमने कहा था कैंसिल हो गया, कोई बात नहीं भाई, जिस भी कारण से कैंसिल हुआ वो ठीक कर लो, रिक्वेस्ट कर लो, ऑर्डर रिवोक हो जाएंगे। तो कैंसिल इसलिए हुआ था कि मैंने 6 महीने से रिटर्न नहीं भरी थी, इसलिए कैंसिल हुआ था। और मैंने रिक्वेस्ट लगाया, लेट्स सी 3 अक्टूबर 24 को कि जी रिवोक कर दो। तो कह रहे जब रिक्वेस्ट लगाओगे तो ये ध्यान रखना, जिस कारण से कैंसिल किया था वो कारण पहले रिमूव कर लेना। ये रिटर्न तुमने नहीं भरी थी तो पहले भर देना, फिर बात करना हमसे। तो मैंने कहा जी मैंने सब भर दिया है, देखो अब आगे से गलती नहीं होगी, आप मेरा रिवोक कर दो। मैंने कहा कर दिया है। तो कह रहे जब ये रिवोक हम कर देंगे उसके नेक्स्ट 30 डेज के अंदर इस जो पीरियड का सारा कैलकुलेशन है, रिटर्न है, ये है वो है, सारी कहानी फिर पूरी होनी चाहिए विद इन 30 डेज। अगर 30 डेज में पूरी कर तो ठीक है, अगर 30 डेज निकल गए तो सर्टिफिकेट विल स्टैंड कैंसल्ड वंस अगेन। 30 दिन निकलने पर सर्टिफिकेट को दोबारा कैंसिल मान लिया जाएगा। ये इसमें एक अमेंडमेंट आ गया। तो जो रीजन्स थे ना कैंसिलेशन के, उसमें एक रीजन वो डाल दिया कि अगर आपका कैंसिलेशन रिवोक हुआ था और 30 डेज में आपने रिटर्न नहीं भरी, सब कुछ काम खत्म नहीं किया, तो आपका सर्टिफिकेट जो कैंसिल था, जिसका भी रिवोक किया था, दैट विल बी कैंसल्ड अगेन। फिर दोबारा फिर रिवोकेशन की एप्लीकेशन लगा लेना। रीड करके देखो जरा ये। हाँ, इफेक्टिव डेट ऑफ कैंसिलेशन से लेकर डेट ऑफ ऑर्डर ऑफ रिवोकेशन, इस पीरियड का नेक्स्ट 30 डेज में कंप्लीट कर दो। और 10 जुलाई पहले का तो पहले पूरा करके एप्लीकेशन लगानी है। टैक्स नहीं दिया था, ये नहीं दिया था। हाँ, तो जिस मंथ की जो रिटर्न है सारी जाएंगी। अब देखो थर्ड वन, नहीं फोर्थ वन, सर्विस बाय रेलवे टू इंडिविजुअल बाय वे ऑफ सेल ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट, फैसिलिटाइजिंग रूम, वेटिंग रूम, क्लॉक रूम सर्विसेज, बेटर प्रिटी कार सर्विसेज। देखो हमने कहा था रेलवे के फर्स्ट क्लास में तो जीएसटी लगता है ना, और एयर कंडीशन में भी लगता है, बाकी में नहीं लगता। अब रेलवे पे जो प्लेटफॉर्म टिकट है उस पर लगता है कि नहीं लगता है? प्लेटफॉर्म टिकट तो आप समझते हो कि भाई जैसे मान लो दिल्ली मेट्रो है, इसमें वही अंदर घुस सकता है जिसके बाद कार्ड लगा के जाएंगे। कोई कहे मेरा फ्रेंड है, छोड़ने आया हूँ मैं इसको, सी ऑफ करने आया हूँ, मैं भी जाऊँगा अंदर, तो नहीं जा सकते, कार्ड लगाना पड़ेगा। जबकि ट्रेन में मान लो मुंबई छोड़ने गए हैं, तो मुंबई का टिकट थोड़ा खरीद लेंगे कि भाई मैं फ्रेंड को छोड़ने जा रहा हूँ, मुंबई का टिकट मुझे भी दे दो, तो प्लेटफॉर्म टिकट लेना पड़ता है। नहीं फालतू के लोग प्लेटफॉर्म पे ना आए, टिकट लगेगा। फिर मान लो कहीं हम पहुंच गए, ट्रेन 4 घंटे लेट है, तो वहाँ पे रिटायरिंग रूम बना होता है रेस्ट के लिए, पेमेंट लगेगा, रेस्ट कर लो वहाँ। या सामान है रख के कहीं चले गए, क्लोक रूम सर्विस, लॉकर की तरह, सबके चार्जेस लगते हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा था इस पर जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, कोई लगाया जा रहा था, कोई नहीं लगाया जा रहा था, तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया कोई जीएसटी लगेगा इसके ऊपर, बस ये एग्जम्प्ट कर दिया इसका जीएसटी। ठीक है, चारों को याद कर लेना बस। देखो एयरपोर्ट पे आप जाते हो ना, एयरपोर्ट पे, क्योंकि एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, अब यहाँ से जाना है तो वहाँ कार ऑपरेट, ये
बैटरी ऑपरेटेड होती है ई रिक्शा, इसमें बैठ जाओ, वहाँ पर ले जाएंगे, ठीक है। तो टिकट में ही सब चार्जेज वार्जेज है या एक्स्ट्रा ले ले। तो रेलवे स्टेशन तो इतना बड़ा होता नहीं है, लेकिन हो सकता है आने वाले टाइम में बड़े बड़े रेलवे स्टेशन बने ऑन द सेम पैटर्न जैसे कि एयरपोर्ट है। तो उसमें अगर हम ये सर्विस लेते हैं तो इसकी पेमेंट पर जीएसटी मिलेगा। कि रेलवे प्लेटफॉर्म में तो क्या होता है, ऊपर से जाना पड़ता है, तो ऊपर से ई रिक्शा कैसे जाएगी? ऊपर से, नीचे से। अच्छा, ई रिक्शा वाले, तो ई रिक्शा भी जाती होगी। हाँ, वो कार बैटरी ऑपरेटेड, मतलब ई रिक्शा की तरह की, उसमें चले जाओ। हाँ, अगर चार्जेज लगेंगे तो जीएसटी लगेगा, और वैसे फ्री है तो बात ही खत्म होगी। क्योंकि आजकल मॉडर्नाइजेशन हो रही है ना, अब तो पैदल चलने वाला भी एस्केलेटर जैसे इसमें लगा हुआ है, एनएसपी से वहाँ पिंक लाइन पकड़ो, वहाँ लगा, नहीं वहाँ नहीं, वो आगे लगा हुआ है, पिंक लाइन से बदलो आगे, उसमें लगा हुआ है। सड़क पे चल रहे हैं ना, ये एस्केलेटर पे चल रहे हैं, एक तो हमारी स्पीड, एक एस्केलेटर की 4 गुना ज़्यादा स्पीड से निकलते जा रहे हैं। देखा होगा आपने, कौन से स्टेशन, राजौरी में लगा हुआ है। किस पे? एयरपोर्ट पे भी हो गया, राजौरी मेट्रो स्टेशन पे भी है। जब मेट्रो बदलते हैं ना तो काफ़ी चलना पड़ता है, अब वो बना दिए उन्होंने, ज़मीन में ही एस्केलेटर है, एक तो खुद चल रहा बंदा, एक एस्केलेटर चल रहा है, डबल स्पीड होगी ना। इसे ऊपर भी चढ़ते हैं कुछ लोग, होते हैं एस्केलेटर भी चढ़ रहा है, खुद भी चढ़े जा रहे हैं, डबल डबल हो गए। और फिर कुछ भाग के चढ़ रहे होते हैं, मत पूछो स्पीड उनकी, बस ये है गिरे ना, गिर गए तो फिर देखो आगे। सर्विस बाय वन जोन डिवीजन मिनिस्टर ऑफ रेलवे टू अदर जोन। देखो रेलवे इंडिया में अलग अलग जोन में डिवाइडेड है ना, लेट्स सी, वैसे तो 5 में डिवाइड है, 4 में मान लो, तो इस जोन की ट्रेन मान लो इसी जोन में चल रही है। तो योगी जी ने कहा कुंभ में प्रयागराज में ट्रेन की जरूरत है, तुम्हारी 50 ट्रेन हमारे पास भेजो, पेमेंट ले लेना। तो एक जोन दूसरे जोन को सर्विस दे रहा आपस में, तो आपस की पेमेंट पर जीएसटी लगेगा। वैसे तो अपने अपने जोन में चलेंगे, मान लो मंगवा लें कि भी स्पेसिफिक पर्पज़ है, तो उसकी पेमेंट जो जोन आपस में भी पेमेंट लेंगे, क्योंकि उनका प्रॉफिट लॉस काउंट कैसे बनेगा जब तक नहीं लेंगे, पता नहीं लगेगा ना कौन सा प्रॉफिट में कम चल रहा है, उस पर जीएसटी लगेगा। बस ये है, ट्रीट करके देख लो। 6 नंबर को अभी छोड़ देना, देखेंगे इंस्टीट्यूट अगर अप्लाई करेगी तो बताऊंगा। 7वें नंबर पे आ जाओ। जो कंपोजिशन डीलर है वो एनुअल रिटर्न कब तक भरता है? जीएसटीआर 4 जो होती है वो कब तक भरनी होती है कंपोजिशन डीलर को? जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न, वैसे तो एनुअल रिटर्न अगले साल की 31 दिसंबर तक होती है, लेकिन कंपोजिशन डीलर की एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 4, बाकी तो जीएसटीआर 9 होती है 31 दिसंबर तक। कंपोजिशन डीलर की जीएसटीआर 4 एनुअल रिटर्न कब तक भरनी होती है? इट वाज 30 अप्रैल, अगले साल की 30 अप्रैल। तो गवर्नमेंट सेज बाकी सबका तो है 31 दिसंबर, इसका 30 अप्रैल। तो कंपोजिशन वाले कह रहे हमारा इतना जल्दी कर दिया, उनका इतना आराम से कर दिया, थोड़ा टाइम हमें भी दे दो। उनसे चलो 30 जून कर लो फिर, तो 30 जून कर दिया। पॉइंट नंबर 7 रीड करके देखो, अप्रैल की बजाय जून कर दिया, 2 महीने और दे दिए उनको। एक और करते हैं फिर ब्रेक करेंगे, एक और कर लेते हैं फिर ब्रेक करते हैं। 8th पॉइंट, अप्लाई फॉर सर्विसेज हैविंग वैल्यू ऑफ लेस देन और इक्वल टू 20,000 रुपीज पर पर्सन पर मंथ, प्रोवाइड दैट अकोमोडेशन सर्विस इज सप्लाइड फॉर ए मिनिमम कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ 90 डेज। देखो होटल में गए हम, रूम रेंट है पर डे 800 रुपये, तो बताइए जीएसटी लगेगा कि नहीं? एक होटल में स्टे किया, रूम रेंट 800 रुपये पर डे, क्या जीएसटी लगेगा? लगेगा। क्या कोई एग्जम्पशन है? बिल्कुल नहीं। अब एक पर्सन ने रेजिडेंशियल फ्लैट किराए पे दिया, लेट्स सी अनरजिस्टर्ड पर्सन को,
किराए पे देने वाला भी मान लो अनरजिस्टर्ड है, इसमें लगेगा? रेजिडेंशियल बिल्डिंग नहीं लगेगा। अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग रजिस्टर्ड पर्सन को देंगे तब लगेगा। ठीक है। अब एक स्टूडेंट आता है और पीजी में स्टे करता है और उसका रेंट है, पर मंथ लिख देता हूँ पर डे की बजाय, उसका रेंट है 8,000 रुपये पर मंथ। इस पे लगेगा कि नहीं लगेगा? अब कोई तो कह रहा है ये तो रेजिडेंशियल अकोमोडेशन है, कोई कह रहा है रेजिडेंशियल कहाँ हुई, पीजी। पीजी कैसे रेजिडेंशियल हुआ? ये तो कमर्शियल है, कमर्शियल है लगेगा। और कोई कह रहा है रेजिडेंशियल है रहने के लिए, अरे रहने के लिए तो ठीक है, अकोमोडेशन तो कमर्शियल है, तो जैसा होटल वैसा पीजी। अब वो स्टूडेंट कह रहा है मेरे से भी जीएसटी लोगे, मैं पढ़ने के लिए आया हूँ। तो दिस वाज द कन्फ्यूजन। तो गवर्नमेंट को क्लैरिफाई कर दिया कि बात स्टूडेंट की नहीं है, किसी और की नहीं है। अगर कोई लगातार कम से कम 90 दिन तक स्टे करेगा, बेसिकली टारगेट स्टूडेंट का ही बना रहे, 90 दिन या ज़्यादा, कम नहीं, यानी एक परमानेंट नेचर का स्टे लेके आया है, वो 2-4 दिन का नहीं है। और पेमेंट उससे ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने में 20,000 रुपये पर मंथ आप ले रहे हो, इससे ज़्यादा नहीं। यानी कोई लग्जरी वाली बात नहीं है। पीजी वाले लगभग इतनी पेमेंट लेते होंगे, तो हम छोड़ देंगे। अगर आपने 20,000 से ज़्यादा लिया तो टैक्सेबल है, 90 दिन से कम हुआ तो टैक्सेबल है। यानी टूरिस्ट पर्पज़ वाला वो टैक्सेबल हो जाएगा, स्टूडेंट या इसी टाइप के लोगों को छोड़ दिया है। देखो रीड करते हैं क्या लिखा है। सप्लाई ऑफ एकोमोडेशन सर्विस, हमने पूरा फ्लैट किराए पे नहीं दिया, हमने ठहरने के लिए जगह दी है। हैविंग वैल्यू सप्लाई लेस देन और इक्वल टू 20,000 रुपीज़ पर पर्सन पर मंथ, प्रोवाइडेड एकोमोडेशन सर्विस सप्लाइड फॉर ए मिनिमम कंटिन्यूस पीरियड 90 डेज। 90 दिन से कम हुआ तो टैक्स होगा, कम से कम 90 हो या ज़्यादा हो, और 20,000 रुपये पर मंथ से ज़्यादा हो। 20,000 से पर मंथ से ज़्यादा हुआ तो भी टैक्स होगा। मतलब मेन टारगेट इसमें स्टूडेंट्स है। तो यहाँ तक एक बार दोबारा रीड करके पहले डाउट पूछ लो, जितने मैंने कवर किए उन सब में डाउट पूछ लो। देखो डाउट यहाँ तक, 20,000 पर मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 90 डेज से कम नहीं होना चाहिए। यानी कोई लगभग 6 महीने, साल, 2 साल, वो स्टूडेंट ही होते हैं, इतने टाइम तक जो स्टे करेंगे, उनका जीएसटी छोड़ दिया है। ठीक है, डाउट्स यहाँ तक। देखो एक तो मैंने छुड़वाया कौन सा, 6 नंबर, एक छुड़वाया 9 नंबर। 9 नंबर भी मैं छुड़वा रहा हूँ, मेरे हिसाब से आपके सिलेबस आपके लेवल का नहीं है। इंस्टीट्यूट कहेगी तो मैं करवा दूंगा। ठीक है, 6 और 9 को सर्कल डाल लो, मेरे हिसाब से नहीं कवर होगा तो करवा दूंगा। तो फर्स्ट पेज पे डाउट पूछ लो। अब आ जाओ अगले पेज पे। 10 नंबर ऑलरेडी हमने कर लिया था, इंट्रास्टेट सप्लाई में अनरजिस्टर्ड का पहले 2.5 लाख से ज़्यादा का इंडिपेंडेंट रिपोर्ट करते थे, फिर बाद में मैंने चेंज करवा के इसको 1 लाख कर दिया था। ठीक, 11th पॉइंट आ जाओ। 16.6 where registration of registered person is cancelled under section 29, subsequently cancellation of registration is revoked by either section 30 or pursuant to any order made by appellate authority or appellant this. देखो इसका मीनिंग मैं पहले बता देता हूँ, फिर रीड करना। देखो फाइनेंशियल ईयर है 24-25, मेरे पास इनवॉइस है 10 मार्च 25 की। इसका मैं टेस्ट क्रेडिट कब तक ले सकता हूँ? इसका आईटीसी सेक्शन 16(4) के हिसाब से मैक्सिमम मैं कब तक ले सकता हूँ?
सेक्शन 16(4) का टाइम पीरियड, मैक्सिमम टाइम पीरियड अप टू विच आई कैन टेक टैक्स क्रेडिट। इट वॉज 30th November 25। ये डेट तो बहुत जगह लिखी थी ना, हर चीज़ के लिए डेट है, लेकिन एनुअल रिटर्न इससे पहले फाइल कर दूँ तो वो डेट है, याद आ गया ना। 30 नवंबर तक सब खत्म होना चाहिए, ठीक है। तो अभी महीना चल रहा है अगस्त 25, और मैंने अभी तक टेस्टेड नहीं लिया, तो क्या हो गया, ले लेंगे, टाइम बहुत है अभी तक, जनरल टेंडेंसी ले लेंगे। लेकिन अगस्त में मेरा सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया ड्यू टू सर्टेन रीजन, और कैंसिल होने के बाद मैं अब टेस्टेड ले नहीं सकता। जब सर्टिफिकेट ही कैंसिल हो गया तो मैंने कहा ये तो फंस गए, लास्ट डेट तो बची है लेकिन मेरा सर्टिफिकेट ही कैंसिल हो गया। अब सर्टिफिकेट बाद में मेरा कैंसिलेशन रिवोक हो गया, रिवोक हुआ जाके 4 अप्रैल 26 को। अब ये तो रिवोक हो गया लेकिन अब ये डेट निकल गई, तो मैंने कहा मैं तो फंस गया। तो गवर्नमेंट ने सेक्शन 16 में एक नया सेक्शन डाल दिया 16(6), और लिख दिया जिस दिन रिवोक हुआ था हमने क्या कहा था, 30 डेज के अंदर अंदर सब कुछ अपडेट कर देना। तो इस 30 डेज के अंदर अंदर आप इसका टेस्टेड भी ले लो, चल जाएगा। आप इसका टेस्टेड भी ले लो, दे देंगे। 16(4) अप्लाई नहीं होगा बिकॉज नया सेक्शन आ गया 16(6). 16(5) भी आया है, वो हमारे मतलब का नहीं है, 16(6) मतलब का है, ठीक है। एक बार जरा रीड करके देखो आराम से, तसल्ली से। पॉइंट नंबर 11 है, 16(6) पढ़ना पड़ेगा जरा अच्छे से। आराम से एक एक वर्ड रीड करना पड़ेगा, फिर मैं पूरा बताऊंगा, इसमें कुछ और भी है। और नहीं तो बेटर है पहले ब्रेक कर लो, तसल्ली से पढ़ना, आपकी मर्जी है। जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो दिमाग काम नहीं करेगा, बिकॉज ये जल्दी जल्दी वाली चीज़ है ही नहीं, है ना। ब्रेक कर लो, आराम से पढ़ो, जल्दी मत करो, फिर याद भी हो जाएगा। आपको याद भी करना, फिर मुझे कुछ और भी बातें बीच में बताऊँगा मैं आपको। इसमें कुछ और भी है जो कि अंडरस्टूड है, वो मैंने हटाया है, वो मैं आपसे पूछूंगा कि उसकी ज़रूरत है कि नहीं है। वो अंडरस्टूड पार्ट है लेकिन है। देखो अब यही वाला जो अमेंडमेंट है, इसमें एक बात और लिखी हुई है। जैसे 24-25 हमने कहा था मार्च 25 का इनवॉइस है, तो हम 30 नवंबर 25 तक आईटीसी ले सकते हैं। लेकिन लेट्स सी अगस्त 25 में सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया और 4 अप्रैल 26 को रिवोक हो गया। 30 डेज में रिटर्न फाइल करके टेस्ट राइट्स का ले सकते हैं। ये तो बात अभी मैंने बताई थी। अब इसको चेंज कर लो, ये सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ, ये सिचुएशन है, सर्टिफिकेट कैंसिल हुआ मई 25 में, मई 25 में कैंसिल हो गया। तो ये मार्च वाले का अभी आईटीसी नहीं लिया था, लेकिन फिर ये रिवोक हो गया 3 जुलाई 25 को ही। तो अब तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं ना, ये डेट तो अभी बची हुई है, हम टेस्टेड ले लेंगे। तो ये बात भी इसमें लिखी हुई है कि हम टेस्टेड ले लेंगे, तो ये बात तो ना लिखो तो भी ले लेंगे लास्ट डेट तक। तो उन्होंने कहा इस केस में भी मिल जाएगा, उस केस में मिल जाएगा, इस केस में तो मिल ही जाएगा, बताने की क्या जरूरत है। तो अब दोबारा रीड करना, ये केस में डिस्कस कर दिया, वो भी डिस्कस कर, मेरे हिसाब से तो डिस्कस करने की जरूरत है, तो मिल ही जाएगा। अब रीड करके देखो।
मतलब दोनों बातें लिख दी, एक बात बिना मतलब के फालतू लिख दी कि जब ये लास्ट डेट बची हुई है तो हम ले ही लेंगे, ये निकल जाए तो प्रॉब्लम है। अब पूरे को रीड कर लो, कोई वर्ड सेंटेंस बोलो जो क्लियर नहीं है, फिर मैं उसको स्पेसिफिकली बताऊंगा। कोई वर्ड सेंटेंस ढूंढो जो कि क्लियर नहीं है। क्लियर? सेक्शन 16 ब्रैकेट 6 में आया है, 16(5) भी आया है। वो मतलब का नहीं है, वो रियल लाइफ के लिए लोगों के लिए है। जो लास्ट डेट थी एक बार गवर्नमेंट ने सबके लिए एक्सटेंड कर दी, वन टाइम सबको माफ़ी दे दी कि चलो कोई बात नहीं, पुराना जो कुछ भी है ले लो एक बार। वो वन टाइम की माफ़ी है। चलें आगे, डाउट यहाँ तक? ठीक है, देखो आगे, ये आगे वाला हमने कर लिया था। सर्विस बाय रेंटिंग रेजिडेंशियल ड्वेलिंग टू रजिस्टर्ड पर्सन, याद आ गया ना कि अनरजिस्टर्ड रजिस्टर्ड को देगा तो रिवर्स चार्ज लगेगा, रजिस्टर्ड पर्सन टैक्स देगा। कौन सी बिल्डिंग की हम बात कर रहे हैं? नहीं, ये रेजिडेंशियल वाला तो पहले ही था, कमर्शियल वाले की बात करनी थी। कमर्शियल वाला नहीं आया शायद, ये पुरानी एंट्री आ गई। इसको चेंज करवा दो, ये तो पुरानी एंट्री है तो पहले से ही थी, और जो नई वाली एंट्री है वो एक सेंटेंस लिखवा देता हूँ। वैसे बुक में थी, मैंने करवा दिया था आपको। इसको अलग से लिख लो, पेज नंबर 2 के टॉप पे लिख लो, इफ एनी अनरजिस्टर्ड पर्सन हैज लेट आउट कमर्शियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल वाली एंट्री तो पहले से ही थी, नई एंट्री किसकी आई है? कमर्शियल बिल्डिंग की। टू ए रजिस्टर्ड पर्सन, कवर रिवर्स चार्ज शैल बी एप्लीकेबल। याद आ गया ना, ये मैंने आपको करवा दिया था, मैंने एग्जांपल ही भी दिया था। जैसे सुलाना भवन लक्ष्मी नगर में हमने बिल्डिंग किराए पे ले रखी है, तो वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, हम रजिस्टर्ड है, अब रिवर्स चार्ज में हमें टैक्स देना पड़ेगा। याद आ गया ना ये एंट्री? ये रेजिडेंशियल वाली तो एंट्री पहले से ही थी। देखो इसमें और रेजिडेंशियल बिल्डिंग वाली जो सेंटेंस लिखा हुआ है, दोनों में क्या फ़र्क है? लेकिन दोनों में ही रिवर्स चार्ज तो है ही ना, फिर तुम इकट्ठा करके भी लिख सकते थे ना, लेकिन फ़र्क है। इसमें लिखा है अनरजिस्टर्ड पर्सन, उसमें लिखा है एनी पर्सन, चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, रिवर्स चार्ज लगेगा। इसमें रजिस्टर्ड होने पे रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा, अनरजिस्टर्ड पे लगेगा। जैसे एक फ्लैट है मेरे पास और मैं रजिस्टर्ड हूँ, और किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दे दिया तो भी उसमें रिवर्स चार्ज लगेगा। और कमर्शियल बिल्डिंग है मेरे पास, मैं रजिस्टर्ड हूँ, अब रिवर्स चार्ज नहीं लगेगा। तो ये दोनों में फ़र्क है। जैसे ये बिल्डिंग है, ये कमर्शियल बिल्डिंग है, इसका ओनर भी रजिस्टर्ड है और हम भी रजिस्टर्ड है, इसमें रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। सपोज ये फ्लैट है, इसका ओनर रजिस्टर्ड है, हम भी रजिस्टर्ड है, फिर भी रिवर्स चार्ज आएगा। रेजिडेंशियल बिल्डिंग में अगर किराए पर लेने वाला रजिस्टर्ड, रिवर्स चार्ज लगेगा, देने वाला रजिस्टर्ड है या नहीं है, कुछ भी हो, जबकि यहाँ पे देने वाला अनरजिस्टर्ड है तब लगेगा। ये एक डिफरेंस है, बस देख लो, दोबारा फिर देख लो। हाँ जी बताइए, ठीक है, डाउट तो नहीं आता कोई? ये ऑलरेडी हमने कर भी लिया था, दोनों पार्ट कर ली थी, मैं फिर भी बता दी दोनों में क्या डिफरेंस। किसको डाउट तो नहीं? अगला देखो, सर्विस बाय प्रोवाइडिंग मीटरिंग इक्विपमेंट ऑन रेंट, टेस्टिंग मीटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, कैपेसिटर्स, रिलीजिंग इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, शिफ्टिंग ऑफ मीटर्स, सर्विस लाइन्स, इशूइंग डुप्लीकेट बिल्स which are incidental or ancillary to the supply of transmission or distribution provided electricity shall be exempt। एक बार रीड करो, और एक बुक से इसमें से एक एंट्री में रीड कराऊंगा, बुक तो आप लाए हो ना, तो एक है
तो इसमें एक एंट्री मैं पहले आपको रीड कराता हूँ। पेज नंबर 325, एंट्री नंबर 30। एंट्री नंबर 30 में लिखा है जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा, ठीक है। फार्मर के एग्रीकल्चरल फील्ड तक ले जाएं तो भी लगेगा। फिर अगले पार्ट में लिखा है जनरल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर नहीं लगेगा। फिर लिखा है लगेगा किस पर, एप्लीकेशन फ़ी पर, रेंटल चार्ज वगैरह पर। तो ये जो 5 आइटम है ना जिस पे लगेगा, अब इस पे नहीं लगेगा। जो मैंने एग्जम्पशन की एंट्री अभी रीड कराई है वही ये सब कुछ इसमें लिखा है और अब इसमें कह दिया नहीं है, तो इसलिए ये आपको काटने पड़ेंगे। 1 2 3 4 5 पे क्रॉस मारो, काटा मारो, और ये जो नई एंट्री आई है इसका नंबर इसमें लिख दो, एंट्री नंबर 25A। अभी एग्जाम्प्ट हो गया, या काटा मार लो या लिख लो नाउ इट इज़ एग्जाम्प्ट, ये भी ठीक है। आगे लिख लो नाउ इट इज़ एग्जाम्प्ट वाइड एंट्री नंबर 25A। पहले ये पांचों टैक्सेबल थे, अब ये पांचों क्या हो गए हैं, एग्जाम्प्ट वाइड एंट्री नंबर 25A। तो ये सारे वही पार्ट है, तो गवर्नमेंट ने इन सबको अब एग्जाम्प्ट कर दिया। हाँ जी, बताओ डाउट्स यहाँ तक। पहले ये सब टैक्सेबल थे, अब ये सब क्या कर दिए हैं, एग्जाम्प्ट। आगे देखिए, रिसर्च डेवलपमेंट सर्विसेज अगेंस्ट कंसिडरेशन रिसीव्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट सप्लाई बाय गवर्नमेंट एंटिटी, रिसर्च एसोसिएशन, कॉलेज, इंस्टीट्यूशन। देखो इसका क्या मतलब है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इन्होंने राजीव गांधी हॉस्पिटल को बोला कि आप कैंसर पे रिसर्च करो। ये स्पेसिफिक आपका गोल है, सब्जेक्ट है, खाली इस पे रिसर्च करके हमें बताना क्या निकला, ठीक है। और हम आपको 50 लाख रुपया रिसर्च का पेमेंट करेंगे, लेकिन ये रिसर्च इसी पे यूज होनी चाहिए। इसको बोलते हैं ग्रांट। ये डोनेशन ही है, ग्रांट है, और ये इसी काम पे खर्च की जाएगी। या गवर्नमेंट ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने कहा, तो ऐसे में इस 50 लाख के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। या तो ये ऑर्गेनाइजेशन सेक्शन 35 में आए इनकम टैक्स एक्ट के, जिसमें हमने डिस्कस किया था ना, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट, ध्यान करिए, या तो वो हो, एम्स उसमें है, ठीक है। या फिर ये गवर्नमेंट कोई एंटिटी हो वो ये काम कहे, तो उसे ऐसी रिसर्च का जो पेमेंट आपको मिलेगा ग्रांट, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। रीड करके देख लीजिए। हाँ जी, बताओ डाउट्स। आगे देखो, सर्विसेज ऑफ एफिलिएशन प्रोवाइड बाय सेंट्रल स्टेट एजुकेशन बोर्ड और काउंसिल एंड द सिमिलर बॉडी बट टू ए स्कूल एस्टैब्लिश्ड और कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट यूनिटी। देखिए, एक पब्लिक स्कूल है, ठीक है, सीबीएसई से एफिलिएशन लेनी है तभी तो अप्रूव कहलाएगा, रिकग्नाइज। तो सीबीएसई सेज में हमारे स्टैंडर्ड है, क्लासरूम ऐसे हो, प्लेग्राउंड ऐसे हो, टीचर्स ऐसे हो, 1000 स्पेसिफिकेशंस हैं तुम्हारे पास तो बोलो। उन्होंने कहा है। फिर हमारी टीम आएगी चेक करने के लिए, तो हमारी टीम सारे को चेक करेगी। उस टीम का पेमेंट कौन देगा, तुम दोगे। फिर हर 6 महीने बाद, साल भर बाद फिर चेक करेंगे, कंप्लेंट आने पर फिर चेक करेंगे, लगातार सर्विसेज देंगे, सबका पेमेंट लगेगा। तो क्या इस पर जीएसटी लगेगा? यस, जीएसटी लगेगा, बिकॉज ये एजुकेशनल सर्विसेज नहीं है जो हमने डिस्कस की थी, ये वो नहीं है। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट स्कूल है, उसका एफिलिएशन है, उसके चार्जेज हैं, तो उसमें नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट स्कूल को देखो छोड़ दिया है, बाकी सब पे लगेगा। सर्विसेज ऑफ एफिलिएशन प्रोवाइड बाय सेंट्रल स्टेट एजुकेशन बोर्ड और काउंसिल एनी अदर सिमिलर बॉडी वट एवर कॉल्ड टू ए स्कूल एस्टैब्लिश्ड ओन्ड कंट्रोल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का अगर स्कूल है,
यूनियन टेरिटरी का स्कूल है, स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल है, एमसीडी का स्कूल है, फिर तो कोई बात नहीं। लेकिन कोई और स्कूल है और कॉलेज है तो लगेगा। ये नहीं है इसका। गवर्नमेंट वाले को छोड़ा है, बाकियों को नहीं छोड़ा। प्राइवेट स्कूल का एफिलिएशन होगा तो एफिलिएशन की फीस पे लगेगा, जो सबको पेमेंट देना पड़ता है, बिकॉज उनके टेक्निकल ग्रुप्स होते हैं, बार बार आते रहते हैं, ये दिखाओ वो दिखाओ, ये कैसे वो दिखाओ, सारा कंट्रोल करके रखते हैं। जैसे हम फ्रेंचाइजी देते हैं ना, तो जो ओरिजिनल कंपनी है फ्रेंचाइजी को पूरा कंट्रोल करती है, जी स्टैंडर्ड मेंटेन करके रखना आपको, वरना हमारा नाम डूब जाएगा, तुम्हारा क्या जा रहा है। वही सिस्टम है, फ्रेंचाइजी तो है और क्या है पार्टी। हाँ, वो पार्टी तो दूसरी बात है, वो एफिलिएशन फीस के अलावा है, उनकी ब्राइब खातिरदारी, वो तो ऑडिटर की भी बहुत होती है। ऑडिटर की फीस अलग है, ऑडिटर की खातिरदारी अलग है। जो खातिरदारी करेंगे तो ज़्यादा नहीं डराएंगे, नहीं करोगे तो जो सही है उसको भी कह देंगे गलत है। एक बार तो बंदा डर ही जाएगा ना, गलत है, तुम्हारा केस बनेगा, देखना जेल जाओगे, इतने बंदा डर जाएगा। तो खातिरदारी करेंगे तो कहेंगे वैसे तो जेल जाना था लेकिन हम बचा देंगे, जाओगे। अगली एंट्री देखो, आपको पता ही है, ये पहले से भी है, दोबारा फिर लिख दी, नाम स्लाइटली बदल के रख दिया। हमने कहा था ना पूरे कंट्री में स्किल डेवलपमेंट चल रहा है, स्किल डेवलपमेंट याद आया, इतने सारे थे वो सारे दोबारा फिर लिख दिए कि इन सब की सर्विसेज एग्जम्प्ट है। ये सब कंट्री के अंदर लोगों को ट्रेनिंग देने में लगे हुए हैं, टेक्निकल काम सिखा रहे हैं, बिजली मैकेनिक बनना, कंप्यूटर मैकेनिक बनना, मोबाइल मैकेनिक बनना और कारपेंटर बनना, ये छोटे छोटे काम बहुत है। और इन कामों को करना जिसको आता है वो कभी खाली नहीं बैठता, हमेशा उसकी डिमांड रहती है, हमेशा, क्योंकि इनकी ज़रूरत हर घर में पड़ती है। ऐसा कोई घर नहीं जो कह दे जी प्लम्बर की हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ती, हर 4 दिन बाद प्लम्बर की ज़रूरत पड़ जाएगी, पता नहीं कौन सी टोटी में से पानी टपकने लग जाए, कौन सा फ्लश सिस्टम ख़राब हो जाए, और इलेक्ट्रिशियन पता नहीं कौन सी लाइट ख़राब हो जाए, हर 4 दिन बाद बुलाना पड़ेगा। और जब आएंगे एक ठीक कर जाएंगे, एक ख़राब कर जाएंगे, वो अनट्रेंड होते हैं सारे। ट्रेंड की बड़ी ज़रूरत है। जैसे हमारा इलेक्ट्रिशियन है, हम जो ट्रेंड है उसी को बुलाते हैं, चाहे एक दिन रुकना पड़ जाए, नहीं तो वो जो आएगा ना अनट्रेंड पता नहीं सारा ही ला के चला जाएगा, पता लगा वो ठीक होगी, 4 लाइटें और ख़राब होगी। तो मे के लिए तो इतना ही है ना। और कोई डाउट तो पूछ लेना, मुझे व्हाट्सएप पे डाल देना, कोई डाउट तो मेरे पास कोई पेंडिंग नहीं है, मैंने सबके रिप्लाई दे दिए। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय।